हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू को कंटिन्यू करेंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। हम बायोलॉजी में टोटल 420 जो क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे उनके बारे में, जो कि बिहार एसआई, बीपीएसएससी के द्वारा और सीएसबीसी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और टोटल बायोलॉजी के 420 क्वेश्चन है। ये पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम 1 से लेकर जो 50 क्वेश्चन है उनको काफी डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने कई सारे और जो लेक्चर्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, वर्ल्ड जीके हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब मैंने अपलोड कर दिया है। तो उसको आप जाकर चेक कर लोगे। लिंक आपको उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, सेरीकल्चर जो है वो किससे रिलेट करता है? सेरीकल्चर तो बहुत आसान सा सवाल है। सेरीकल्चर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक जो है वो सेरिकम है, जिसका मतलब होता है सिल्क। ये जो दो वर्ड्स हैं, एक सेरिकम है और दूसरा कल्चर है। तो सेरिकम का मतलब होता है सिल्क, और जो कल्चर का मतलब होता है उसका मतलब होता है रियरिंग। तो ये एक रॉ सिल्क है, जो कि सिल्क वॉर्म जो होता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे मिलता है। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो सिल्क यहाँ से आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। सेरीकल्चर सिल्क से रिलेट करता है। रेशम की जो कीट होती हैं, रेशम की जो कीट होती है उसको बोलते हैं बॉम्बैक्स मोरी। बॉम्बैक्स मोरी कहा जाता है। ये जो है वो रेशम कीट होता है, रेशम का कीट होता है। उसी तरह से जो सहतूत होती है, जो मलबरी होते हैं, उसके पत्ते पर ये जो रेशम कीट होते हैं वो सहतूत जो मलबरी होती है उसके पत्ते पर पलते हैं, और अपना जो जीवन चक्र है उसी के दौरान एक चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोनून। क्या बोलते हैं? कोनून। और यही जो कोनून है ये बनाते हैं, इसी कोनून से जाकर आगे चल के धागा जो है वो बनता है। ठीक है, आगे चल के धागा बनता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। भारत जो है वो दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और यहाँ रेशम की जो सभी प्रकारें होती हैं, जितने भी रेशम के टाइप होते हैं, 5 के 5 टाइप यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहला तो रेशम का जो टाइप आता है वो होता है मलबरी टाइप। ठीक है, मलबरी जो कि सहतूत का जो पौधा होता है उस पर उगता है। दूसरा जो होता है वो ट्रॉपिकल तसर कहलाता है। ट्रॉपिकल तसर। तीसरा जो सिल्क होता है उसको बोलते हैं ओक, ओक तसर बोलते हैं। चौथा जो सिल्क होता है उसको बोलते हैं ईरी, ईरी सिल्क बोलते हैं। और पांचवा जो सिल्क होता है उसको कहते हैं मूंगा। ये पांचों टाइप के जो सिल्क होते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। बाकी सेंट्रल सिल्क के लिए, सिल्क बोल रहा हूँ, सेंट्रल जो सिल्क है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो कहाँ पे है, जो रिसर्च करती है सिल्क को लेकर? तो ये जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु मतलब बंगलोर में इसका है। ठीक है। और याद आपको ये रखना है, सवाल पूछा गया है कि मूंगा सिल्क जो है ना, मूंगा सिल्क, यह मुगल सिल्क जो है वो भारत में केवल एक ही जगह पे पाया जाता है, और वो है असम। केवल और केवल असम में ही मूंगा सिल्क जो है वो पाया जाता है। और इस मूंगा सिल्क को, इस मूंगा जो सिल्क है उसको हम गोल्डन सिल्क भी कहते हैं। गोल्डन सिल्क भी कहा जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो विश्व का सबसे जो ज्यादा सिल्क है, जो रेशम है, वो कहाँ उत्पादन होता है? तो वो चीन में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सिल्क का उत्पादन चीन में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और हम यदि बात करें कि लाख, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है लाख, लाख जो है वो लाख कल्चर इसको लिए कहा जाता है। यह जो है वो एक कीट होता है, लेसिफर लैका, लेसिफर लैका नामक कीट होती है, उससे मिलता है। और ये एक नेचुरल रेजिन है। ये जो है वो क्या है? एक नेचुरल रेजिन है। रेजिन का मतलब राल, राल रेजिन। इससे चूड़ियां बनती है लाख से। आपने देखा होगा लाख जो है वो, मोहर देखते हैं ना, मोहर जो बनता है ना, जो सील लगाई जाती है वो लाख से ही बनता था। ठीक है, लाख को लेकर जो रिसर्च सेंटर है वो रांची में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके कीट का नाम क्या है? तो लेसिफर लैका। लिख लो, शायद आ जाए। लेसिफर
लैका, लसीफर लैका जो कीट है उससे ये मिलता है। लाख के लिए रिसर्च सेंटर जो है वो झारखंड का जो रांची है वहां पे आपको मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना होगा। बाकी बात करें कि सेरीकल्चर तो संबंधित है रेशम से, उसी तरह से इसी टाइप के जो वर्ड मिलते आपको दिखेंगे वो मिलेंगे सिल्वी कल्चर। जो सिल्वी कल्चर जो रिलेट करता है वो होता है फॉरेस्ट से। सिल्वी कल्चर जो रिलेट करता है वो फॉरेस्ट से रिलेट करता है, और लाख के लिए जो आता है वो लैक कल्चर आता है, लाख कल्चर आता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी तो फाइकोलॉजी जो है वो एल्गी, फाइकोलॉजी जो है उसमें हम एल्गी जो है उनका अध्ययन करते हैं, जो शैवाल है उनका अध्ययन करते हैं। तो इस फाइकोलॉजी को आप एक और नाम से बुला सकते हो, एक और इसका जो नाम है वो एल्गोलॉजी भी है। एल्गो लॉजी भी फाइकोलॉजी को कहा जाता है। यह जो है वो वनस्पति विज्ञान जो है, बोटनी जो है उसका एक ब्रांच है, जिसमें हम केवल और केवल शैवालों के बारे में अध्ययन करते हैं। शैवाल क्या है? शैवाल जो है वो एक क्लोरोफिल इसमें होता है, और यह जो है वो अगर क्लोरोफिल इसके पास है तो वे ऑटोट्रॉपिक होंगे, खाना खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो ये जीव होते हैं, और मुख्य रूप से ये जो शैवाल होते हैं वो जलीय ही होते हैं। तो ये शैवाल जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसी के माध्यम से पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है वो देते हैं। और शैवाल ही आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पृथ्वी पर सबसे पहला अगर कोई जीव आया था तो वो शैवाल ही आया था, इसी ने पृथ्वी को ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, ये शैवाल के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे यदि पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, शैवालों के अध्ययन को लेकर पहला जो फाउंडर कहे जा सकते हैं या फिर फादर बोलो, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो कहते हैं वो कहते हैं एफ ई फ्रिटिस को, एफ ई फ्रिटस, एफ ई फ्रिटिस को फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो है वो कहा जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, यदि आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, तो आपका आंसर बदल जाएगा। तब आपका आंसर जो होगा वो होगा एम ओ पी, एम ओ पी लायंगर, एम ओ पी लायंगर, एम ओ पी लायंगर इनका पूरा नाम है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। देखो, एक स्पेस में ले जाने वाला स्पेशल टाइप का एल्गी होता है, उसका हम स्पेशल एक नाम देते हैं, और उसका नाम जो होता है वो होता है क्लोरेला। सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, याद रखिएगा, क्लोरेला। क्लोरेला जो सवाल है, जो एल्गी है, इसको बोलते हैं स्पेस एल्गी, अंतरिक्षीय शैवाल, स्पेस एल्गी। इसको अंतरिक्षीय शैवाल जो है वो कहा जाता है, और ये अंतरिक्ष में भोजन के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन ये सब बहुत अच्छी तरीके से मात्रा में मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी कवक की बात करें, फंगस की हम बात करें, तो फंगस में क्या क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो फंगस जो होता है उसके अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, माइकोलॉजी, एमएफ से याद रख लो, एम से माइकोलॉजी हो जाएगा, और एफ से जो है वो फंगस हो जाएगा। तो फंगस माइकोलॉजी, और पीए जो से ये याद रख सके हो, पीए से फाइकोलॉजी एल्गी। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया आता है, तो बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे इनको, बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जा सके। प्लांट का जो अध्ययन होता है उनको हम कहते हैं बोटनी, जो बर्ड्स का अध्ययन होता है हम उनको कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एल्गी फाइकोलॉजी और फंगी माइकोलॉजी, ए पी और एफ एम। ठीक है, एपी और एफ एम ऐसे करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है प्लेएंटोलॉजी, प्लेएंटोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है, पेलिएंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी जो है वो बताता है कि पृथ्वी पर जीवन का इतिहास क्या रहा है। वहां पे जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म हैं, उन पर आधारित, उन पर यदि अध्ययन कर कर हम जाने कि पृथ्वी पर जीवाश्म का क्या आधार रहा है, तो उसी के बारे में पेलियोंटोलॉजी जो है वो बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा।
पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्म जो है वैसे अवशेष होते हैं जो लाखों वर्षों के बाद चट्टानों के बीच सुरक्षित रहते हैं। उनका जो डिके होता है वो बहुत कम होता है और कार्बन 14 का यूज करके हम उनके एजेज को देखते हैं और हम उनका अध्ययन करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, तो उसमें वो हेल्प हमारा करता है। आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कौन है, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी जो होंगे वो लियोनार्डो डा विंची को कहा जाता है। लियोनार्डो डा विंची, लियोनार्डो डा विंची को फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी जो है वो कहा जाता है। लियोनार्डो डा विंची एक जो है वो आर्टिस्ट थे, ठीक है। भारत में पैलियोंटोलॉजी के जनक कौन है? यदि भारत में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है जनक, तो बिरबल साहनी आपको याद रखना है। बिरबल साहनी, बिरबल साहनी जो है भारत में पैलियोंटोलॉजी के जनक है। कार्बन डेटिंग को यूज करके हम पता लगाते हैं एजेस के बारे में। बर्ड्स के बारे में मैं बता दूं कि बर्ड्स को लेकर जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है, तो बर्ड्स को लेकर जो अध्ययन होता है वो होता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी वर्ड्स को लेकर कहते हैं। अब हड्डियों को लेकर जो अध्ययन किया जाता है, बोन्स को लेकर जो अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन होता है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी। लेकिन जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसके लिए नाम अलग होता है, उसके लिए ऑर्थोपेडिक बोलते हैं, नॉट ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में केवल अध्ययन होता है, लेकिन ऑर्थोपेडिक हड्डियों को देखने वाला डॉक्टर होता है। फॉसिल्स के लिए हमने देख ही लिया पैलियोंटोलॉजी होता है। प्राइमेट्स के लिए क्या होता है, जो प्राइमेट्स हैं उनके लिए क्या होता है, तो प्राइमेट्स जो है वो प्राइमेटोलॉजी सिर्फ इसको कहते हैं, प्राइमेटो लॉजी इसको कहा जाता है। इसमें जो भी सबसे मनुष्य को जनरेशन होने से पहले, जैसे बंदर हो गया, लंगूर हो गया, मनुष्य के जो भी पूर्वज हैं उनको अध्ययन करते हैं, तो वो प्राइमेट्स ही में ही रखा जाता है। ठीक है, तो याद आपको ये रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू whom? तो ये जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है, इस रिवॉल्यूशन को हम हॉर्टिकल्चर से जोड़ते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो होता है इसमें फल और सब्जियों को उत्पादन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर को हम हनी के उत्पादन से भी रिलेट करते हैं। हॉर्टिकल्चर जो होता है उसको हनी का उत्पादन, हनी मतलब मध, शहद जो भी कह लो, हनी का जो प्रोडक्शन होता है उससे भी इसको जोड़ा जाता है। तो हनी के उत्पादन में हॉर्टिकल्चर जो बागवानी होते हैं उसमें भारी वृद्धि करने के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो चलाया गया था। यह जो रिवॉल्यूशन है वो 1991 से लेकर 2003 के बीच का माना जाता है, जिसमें जो निरफक तुजज है उनको इसका फाउंडर कहा जाता है। गोल्डन रिवॉल्यूशन का फाउंडर की बात करें, जनक की बात करें, तो गोल्डन रिवॉल्यूशन का फादर या फिर जनक जो भी कह लो, वो कहा जाता है किसको, तो वो कहा जाता है निरपख, निरपख तुजज, तुतज, निरपख तुतज को फाउंडर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो शहद और उद्यान दोनों को मिलाकर इस शब्द को हम रखते हैं। यहाँ पे फल सब्जी दोनों को उगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बारे बारे में याद रखना है। उसके बाद कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए एक शब्द दिया जाएगा, वो शब्द रहेगा कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। ये गोल्डन रिवॉल्यूशन है और वो रहेगा गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन होगा तब आपका आंसर चेंज करेगा, क्योंकि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो जूट से रिलेट करता है, ना कि ये हॉर्टिकल्चर है। वो गोल्डन रिवॉल्यूशन बस है, फाइबर जैसे ही बोलेगा तो वो जूट से रिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद येलो रिवॉल्यूशन आप याद रखो। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो तिलहन से रिलेट करता है। ग्रे रिवॉल्यूशन आप याद रखो, ग्रे जो है वो फर्टिलाइजर से रिलेट करता है। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है वो अंडे से रिलेट करता है, जो पोल्ट्री है उससे रिलेट करता है। रेशम कीट पालन हमने ऑलरेडी बताया है, सेरीकल्चर, जो ऑप्शन नंबर जो आपको ए में दिख रहा है, सेरीकल्चर। उसके बाद मधुमक्खियों का पालन आपसे पूछा जाएगा, बी कीपिंग जो आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, तो इसको बोलते हैं एपीकल्चर। बहुत सवाल पूछा जाता है, एपी कल्चर इसको कहा जाता है, एपी कल्चर। यहाँ यह भी जो है वो स्वर्ण क्रांति का ही हिस्सा था, लेकिन जो है वो इसमें केवल और केवल मधुमक्खियों पे ही फोकस किया गया था। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फ्लोरिकल्चर, पुष्प के उत्पादन से लेकर क्या चीजें हैं, तो उसके लिए होता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, लिखा हुआ ही है फ्लोरिकल्चर, तो ऑप्शन नंबर
हमारा यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बताया है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि फूलों के संवर्धन को विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर होगा, फ्लोरिकल्चर। तो ये जो फ्लोरिकल्चर होता है, ये हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट होता है, जहाँ पे जो भी सजावटी पौधे होते हैं उन सबको जो है वो उगाया जाता है, उन सब की मार्केटिंग जो है वो की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हम बात करें कि ओरेली कल्चर क्या है। ओलेरी कल्चर जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन में दिख रहा है, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो है वो वेजिटेबल से रिलेट करता है। वेजिटेबल को उगाने के लिए जो होता है, वेजिटेबल्स का जो उगाने का जो तरीका होता है, उन खेती का जो विज्ञान होता है, जहाँ पे वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं, वो होता है ओलेरी कल्चर। ठीक है, उसके बाद पोमोलॉजी आती है। पोमोलॉजी आती है, तो पोमोलॉजी में हम फलों के बारे में बात करते हैं। फलों के बारे में, फ्रूट्स का जो उत्पादन होता है वो होता है यहाँ पे। उसके बाद फ्लोरिकल्चर में फलों का ही उत्पादन होता है। फ्लोरिकल्चर में फलों का ही उत्पादन होता है। पोमोलॉजी में फलों का ही खेती होता है, उसको अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लोरिकल्चर कोई आधारिक वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फूलों का अध्ययन जो है वो एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कभी भी पूछा जाए तो एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी जो है वो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। फ्लावर का जो है वो फ्लोरिकल्चर हो गया। वेजिटेबल का है वो ओलेरी कल्चर हो गया। फ्रूट्स का है वो पोमोलॉजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन जो क्या है, तो एपीकल्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ऑप्शन नंबर सी एपीकल्चर मधुमक्खियों को लेकर है। शहद और वैक्स के उत्पादन के लिए ये एपीकल्चर रिलेट करता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बागवानी हमने देख लिया, फल फूल सब्जियां आती हैं। सेरिकल्चर में रेशम कीट आता है। वर्मी कल्चर एक देखो नया आया है, तो वर्मी कल्चर जो है ना, इसमें अर्थ वॉर्म जो होते हैं, केचुए जो होते हैं, उनका हम पालन करते हैं। ठीक है, अर्थ वॉर्म्स केचुए जो होते हैं उसमें हम पालन करते हैं। स्वीट रिवॉल्यूशन की बात करें तो शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की यह पहल है। कभी भी पूछ लिया जाए, स्वीट रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन इसी से रिलेटेड है। मधुमक्खियों के बीच जो संचार होता है, मधुमक्खियों, एक जो मधुमक्खी है, एक बी है, एक दूसरे वीक से कम्युनिकेशन करेगी, तो वो कम्युनिकेशन कैसे करेगी? इस कम्युनिकेशन को खोजा था एक वैज्ञानिक ने, जिस वैज्ञानिक का नाम है कार्ल वॉन फ्रिस। कार्ल वॉन फ्रिस, इनको नोबेल प्राइज भी इसलिए मिला था। और ये जो तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का, जो वे होता है, जो तरीका होता है, उस तरीका का नाम होता है वैगल डांस। वैगल डांस, इस टर्म को वैगल डांस कहा जाता है और इसको खोजा था कार्ल वॉन फ्रिश ने, और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये सवाल जो है वो बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी। तो ये एग्रो एस्ट्रोलॉजी जो है, इसमें किसका हम अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम ग्रासेस जो होती हैं, घास जो होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी जो है, इसमें घास जो होते हैं उनके अध्ययन, उनका वर्गीकरण, ये सब जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एग्रोनोमी जो होता है, उसे हम एग्रोनोमी, कृषि विज्ञान जो होता है, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन को लेकर, सॉइल जो प्रबंधन होता है, उसके लिए एग्रोनोमी हम यूज करते हैं। कृषि विज्ञान जो है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एग्रोनोमी। एग्रोनोमी कृषि विज्ञान के लिए यूज यूज किया जाता है। पादप जो विज्ञान होता है, प्लांट जो विज्ञान होता है, उसके लिए हम बोटनी यूज करते हैं। बोटनी यूज करते हैं। घास के लिए एग्रो एस्ट्रोलॉजी हमने देख ही लिया। उसके बाद निमेटोड्स जो होते हैं, निमेटोड्स जो होते हैं वो निमेटोलॉजी बस कहलाता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये खारे पानी में होते हैं पेड़, निमेटोलॉजी। ये पेड़ जो होते हैं वो जमीन के अंदर इनकी जड़ें जाती हैं और फिर से ऑक्सीजन के लिए बाहर आ जाती हैं, और इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये पेड़ कोई है, और इस पेड़ की जो हड्डियां, जो जड़ें हैं, वो नीचे जाएगी और फिर यू आकार से ऊपर आ जाएगी, और इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। उन्हीं को निमेटोड्स जो है वो कहा जाता है। तो इस बारे में आगे हम कभी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेशम के कीटों का पालन, रेशम के कीटों का पालन हमने सेरीकल्चर ऑलरेडी बता रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर बनेगा। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ओलेरी कल्चर जो है वो सब्जियों को लेकर है, ये सब्जी को लेकर है। सिल्वी कल्चर जो है वो, सिल्वी कल्चर जो है वो वनों का विकास को लेकर है, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट को लेकर सिल्वी कल्चर है।
ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन को लेकर है और ओलेरी कल्चर जो है वो सब्जियों की खेती को लेकर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जो है वो जैसे ही ये नेफ्रॉन से रिलेट कुछ भी शब्द आएगा तो आप किडनी समझ लीजिएगा, आपका आंसर होने वाला है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दा किडनी की जो कार्य प्रणाली है, उसका बीमारियां हैं, उसका उपचार कैसे किया जा सके, इन सब को अध्ययन हम करते हैं। जो नेफ्रॉन इसका मेन जो यूनिट होता है, कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन, उसी से ये शब्द बना है। तो जब भी नेफ्रॉन आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि इसी से रिलेट कुछ कर रहा है। तो नेफ्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, नेफ्रोलॉजी। उसके बाद जिगर जो आपको दिख रहा है, लिवर जो आपको दिख रहा है, जिगर को लिवर कहा जाता है। तो ये लिवर के जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिवर के अध्ययन को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरो बोल रहा हूँ, न्यूरो तो नर्वस सिस्टम को बोलेंगे ना। लिवर के अध्ययन को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी इसको कहा जाता है। नर्वस सिस्टम का जो अध्ययन होता है उसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरो लॉजी कहा जाता है। तो ये न्यूरॉन और नेफ्रॉन से कभी कंफ्यूज मत करिएगा। नेफ्रॉन जब भी आएगा तो वो किडनी से रिलेटेड होगा, और न्यूरॉन जब भी आएगा तो वो तंत्रिका तंत्र से रिलेट करेगा। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उसके लिए जो अध्ययन होता है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए, उसको नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। नियोनेटोलॉजी इनको लिए कहा जाता है, जो नवजात होते हैं उनके लिए। किडनी का नेफ्रॉन, ब्रेन का न्यूरॉन, और लिवर का हैप्टिक सेल। ठीक है, लिवर का हैप्टिक सेल है, तो चूंकि हैप्टिक सेल है तो इस कारण से हेपेटोलॉजी हो गया। न्यूरॉन का चूंकि ब्रेन का चूंकि न्यूरॉन है तो न्यूरोनोलॉजी हो गया। किडनी का चूंकि नेफ्रॉन है तो नेफ्रेनोलॉजी हो गया। तो ऐसे करके आप आसानी से चीजें याद रख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से डीएनए प्रतिबंधन जो होता है उसमें डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? विच एंजाइम इज यूज टू ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स? जो छोटे 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 टुकड़े होते हैं उसको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। इन डीएनए रेस्ट्रिक्शंस अमंग द फॉलोइंग, किसके द्वारा ये जो है वो जोड़े जाते हैं? जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है? ये आपसे सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसमें डीएनए की दो लड़ियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसमें डीएनए की दो लड़ियां हैं, उनको आपस में जोड़ना है। अब जो डीएनए जो है उसको जोड़ना है तो उसके लिए लाइगेजेज को यूज किया जाता है। आपको ये जो दिख रहा है लाइगेजेज, ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बनेगा, लाइगेजेज। तो जो डीएनए का लाइगेज होता है, डीएनए का जो लाइगेज होता है इसको मॉलिक्यूलर ग्यूल भी कहा जाता है, आणविक गोंद भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर ग्लू, गोंद मतलब ग्लू होता है ना, तो इसको आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर ग्लू। मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, आणविक गोंद कहा जाता है, क्योंकि यह दो डीएनए के जो खंड होते हैं उनको उनको फॉस्फोट्राइड्स बॉन्ड के द्वारा बनाकर उनको जोड़ता है। अब जोड़ता कौन से बॉन्ड से है, बॉन्ड कौन सा बनता है? बॉन्ड जो बनेगा वो बॉन्ड भी पूछा जाता है, तो याद आपको रखना है फॉस्फो फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर इसको जोड़ा जाता है। तो डीएनए जो रेप्लिकेशन और डीएनए का जो रिपेयर होता है वो इसी प्रक्रिया के रूप में काम करता है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उसका प्रतिरूप करना, उसको जो है वो एक और कॉपी बनाना। और डीएनए का जो रिपेयर होता है, डीएनए को सही करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको प्राकृतिक रूप से भी काम आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है लाइगेजेज के बारे में। लाइगेजेज के बारे में तो मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में यदि हम बात करें कि मॉलिक्यूलर सीजर जो है वो क्या होता है, डीएनए को काटने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो मॉलिक्यूलर सीजर जो है वो डीएनए को काटने के लिए यूज किया जाता है, एक कैंची के रूप में मान लो। उसको हम क्रिप्स टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्रिप्स टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर की बात करें, मॉलिक्यूलर कैंची की बात करें, तो वो होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसिस ये जो है वो डीएनए को काटने के लिए यूज किया जाता है। तो डीएनए को यदि आपको काटना है, क्रिस्प टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, काटना है यदि आपको डीएनए को, तो क्या करना है आपको? को मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए। आपको चाहिए मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब कैंची होता है।
मॉलिक्यूलर सीजर आपको चाहिए, मॉलिक्यूलर कैंची चाहिए, और ये कैंची जो है वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शन इंडो, इंडो निक्यूलियो, न्यूक्लियोसिस, इंडो न्यूक्लियोलिसिस इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान हो गया। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, जिसमें हम क्रिप्स टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, क्रिप्स टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हैं। अब मॉलिक्यूलर ग्लू आ गया, मॉलिक्यूलर ग्लू आ गया, तो मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं डीएनए लिगेज को, डीएनए लिगेज को मॉलिक्यूलर जो है वो ग्लू कहा जाता है। उसके बाद जो है वो पीसीआर, ये भी याद रखो, पीसीआर, पीसीआर मतलब होता है पॉलीमेजर चेन रिएक्शन, पॉलीमिरेज, पॉलीमिरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमिरेज चेन रिएक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि डीएनए की कई सारी कॉपी बनाई जाती है, और इसके लिए कैरी जो तकनीक जो होती है उसको बोलते हैं कैरी म्यूलिस, कैरी म्यूलिस के द्वारा ये कॉपी बनाने का जो तकनीक है, इसके फादर जो है, यदि आपसे पूछा जाए ये तकनीक को इन्वेंशन किसने किया था, तो इसको किया था कैरी म्यूलिस के द्वारा किया गया था, कैरी म्यूलिस के द्वारा ये किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब हमको यहां से ये तो ऑप्शन क्या हुआ, कौन सही हुआ, सब एक्सप्लेन हमने कर दिया। हमें अब जानना है कुछ अदर ऑप्शन को, जैसे लाइपेज है। अब इस लाइपेज का मतलब क्या होता है, तो लाइपेज जो है वो एक फैट है, इट इज अ फैट। लाइपेज जो है वो क्या है, एक फैट है। तो फैट को पचाने और तोड़ने में जो काम आने वाला एंजाइम होता है, तो वो होता है, क्या होता है, तो वो लाइपेज होता है। उसके बाद प्रोटियोसिस जो आपको दिख रहा है, प्रोटियोसिस जो आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन को तोड़ने में कौन काम आता है, तो प्रोटियोसिस आपको काम आता है। उसके बाद एक्सोन्यूक्लियसिस, ये इंडो है। हम एक्सो की बात कर रहे हैं, एक्सो न्यूक्लियसिस जो है वो कहाँ यूज होता है, तो एक्सो न्यूक्लियसिस जो है वो डीएनए के जो सिरे होते हैं, इंड्स जो होते हैं, वहां पे न्यूक्लियोटाइड को काटते हैं। ठीक है, तो डीएनए की काटने वाली जो कैंची होती है उसको रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसिस कहते हैं। तो ये जो है वो डीएनए के जो सिरे होते हैं वहां पे न्यूक्लियोटाइड को काटते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हमने जो भी जरूरत था वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि रुधिर वाहिका जो होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोसिथिलियल अस्तर से निर्मित होती है, सिंगल एंडोथेलियल लेयर से बनती है, वो कौन सी है, ये पूछा आपको जा रहा है। तो मानव का जो परिसंचरण तंत्र है, ह्यूमन का जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, वो तीन प्रकार की जो रक्त वाहिनियां इसमें होती है। ठीक है, ह्यूमन का जो सर्कुलर सिस्टम होता है वो उसमें तीन प्रकार की आपको रक्त वाहिनियां, वर्ल्ड ब्लड वेसल्स जो है वो मिलेंगी। पहला जो आपको मिलेगी वो मिलेगी धमनी, पहला जो आपको मिलेगी वो मिलेगी धमनी। दूसरा जो आपको मिलेगी वो मिलेगी सीरा। तीसरा जो आपको मिलेगी वो मिलेगी केशिकाएं, जिसको कैपिलरीज आप कहते हो। ठीक है, कैपिलरीज जो है वो तीसरा मिलेगी। तो हमसे सवाल क्या है कि रुधिर वाहिकाएं जो कि एकल एंडोथीलियल अस्तर से निर्मित होती है, तो जो एकल एंडोथीलियल अस्तर से निर्मित हो रही है, तो वो होती है कैपिलरीज, केशिकाएं। ना तो आर्टरी होगी ना ही वेन होगा, वो होगा, वो कैपिलरीज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से आपका आंसर होगा। जो कैपिलरीज होती है वो सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती है। कैपिलरीज जो होती है वो थिनेस्ट होती है, थिनेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, और इनकी किनारे जो होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं, वो केवल और केवल सिंगल इंडोथेलियल लेयर का बना होता है, सिंगल एंडोथेलियल लेयर का बना होता है। तो आपको यह ध्यान रखना होती है, इतनी पतली दीवार इसलिए होती है ताकि जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो टिश्यू के बीच, ब्लड और टिश्यू है, देखो ये ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है, ये ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हमारी नसें हैं, और इस नसों में ब्लड जो है वो पूरी तरीके से भर के जा रहा है। अब इस ब्लड्स के किनारे जो है वो हमारे टिश्यूज तो होंगे ही, हमारे टिश्यूज तो होंगे ही, हमारे तो होंगे ही, तो इनमें भी तो ब्लड्स को आना पड़ेगा। इन टिश्यू में भी ब्लड्स का जो ब्लड्स बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन को तो आना पड़ेगा।
तो उसी ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन हो गया, जो भी पोषक तत्व हो गया, वाटर वेस्ट मटेरियल हो गया, तो इन सबको एक्सचेंज यदि करना है तो वो एक्सचेंज कैसे होगा? तो वो जो एक्सचेंज होता है ना, वो एक्सचेंज का प्रोसेस तो आपको पता है कि कौन सा होगा, वो डिफ्यूजन ही होगा। वो प्रोसेस जो होगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही ये एक्सचेंज होगा। लेकिन इस एक्सचेंज को होने के लिए पतली तो दीवार होनी चाहिए ना, इसीलिए जो इसकी दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। भगवान ने सब कुछ पहले से डिसाइडेड करके भेजा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। हम कुछ और जो क्वेश्चन ऑप्शंस आते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, तो आर्टरी जो है इसकी दीवार मोटी होती है और लचीली होती है, और इसमें जो है वो हाई प्रेशर ब्लड का होता है, और इसमें जो 3 परतें होती हैं, ठीक है? तो धमनी जो होती है उनका क्या है, तो ये मोटी होती हैं। ब्लड प्रेशर जो यहाँ पे होता है, रक्त का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, मोटी होती है, लचीली होती है, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर में ब्लड जो है वो बहते रहता है। इसमें 3 परतें होती हैं, तीनों परतों का यदि नाम मैं बता दूं तो पहला होता है ट्यूनिका, लिख लो, ट्यूनिका इंटीमा। दूसरी जो परत होती है उसको बोलते हैं मेडिया। तीसरी जो इसकी परत होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्ना। ठीक है, ये 3 परतें यहाँ पे होती हैं, तो धमनियों के बारे में ये अभी तक याद रख लो। उसके बाद वेन्स आती हैं, जो नसें या फिर सिरा आपको इसको कह लो। इसकी जो दीवारें होती हैं वो धमनियों की तुलना में पतली होती है, तो ये हो गया पतली। तो यदि आपसे क्रम कब भी पूछा जाए, ऑर्डर कभी भी पूछा जाए दीवारों का मोटाई के अनुसार, तो आपको क्या होगा कि सबसे ज्यादा मोटा कौन होगा, तो सबसे ज्यादा मोटा आर्टरी होगा, धमनी होगा, आर्टरीज होगा। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद वेन्स आएगा, वेन्स आएगा, देन जाके कैपिलरीज आएगी। सबसे पतली जो है वो कैपिलरीज होगी, तो ये पतली होती हैं। इसमें जो है वो पार्ट होता है, इसमें जो है वो वाल्व होता है, ताकि रक्त जो है वो वापस ना लौटे। एक बार आप, चूंकि ब्लड प्रेशर यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड जो है वो कम प्रेशर से जा रहा है, इसमें प्रेशर जो है वो कम है, तो इस कारण से संभावना है कि यदि ऐसे ब्लड जा रही है ना, प्रेशर कम होगा तो ये लौट भी सकती है। तो उसको ना लौटे इस कारण से यहाँ पे गेट लग जाता है, उसी को कपाट बोलते हैं। अब जो है वो लौटेगा ही नहीं ब्लड, तो इस कारण से कपाट है, और इसमें भी 3 परतें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो ये ट्रियम आपको दिया हुआ है, ये आलिंद है, ये हार्ट से रिलेटेड है। या जो है वो हृदय का एक चैम्बर होता है, तो ये उतना ज्यादा आपको समझना है नहीं। बाकी सबसे बड़ी धमनी की हम बात करें तो वो एरोटा होती है, जिसको महाधमनी कहा जाता है। महाधमनी, महाधमनी जो है उसको क्या कहा जाता है, तो अरोटा बोला जाता है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी सीरा होती है उसको बोला जाता है वेना कावा, वेना कावा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो कैपिलरीज जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, आर्टरीज जो होती है वो थिक होती है, हाई प्रेशर होता है, वेन्स जो होती है वो थिन होता है, और यहाँ पे वाल्व होता है, और यहाँ इसका जो प्रेशर होता है वो लो होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किसके द्वारा जो कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है, और रंध्र का जो छिद्र होता है वो क्या होता है? वेन वाटर इंटर इन गट सेल, गार्ड सेल, ये प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट्स में जो गार्ड सेल होती है वहां पे यदि वाटर जाता है तो क्या होता है कि वो फूल जाती है। अब फूलने के कारण क्या होगा कि जो उसका आस्टोमाटा होता है, उसमें जो छेद होती हैं पत्तियां में, वो क्या हो जाएंगे, वो छेद बंद होगा, खुलेगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो वो छेद जो है वो खुल जाएंगे, ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही बन जाएगा। पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को अस्टोमाटा कहते हैं। ये छिद्र किस लिए होते हैं, तो ये छेद होते हैं गैसों का आदान प्रदान के लिए, और गैसों का जो आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन होता है, गैसों का जो एक्सचेंज होता है और ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है। तो इन्हीं को जो नियंत्रण करता है वो अस्टोमाटा ही करता है। इसका मैकेनिज्म देखो कैसे चलता है। तो यहाँ पे जो भी रंध्र होते हैं, रंध्र का खुलना और बंद होना जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है गार्ड सेल से। वो जो कंट्रोल किया जाता है वो गार्ड सेल ही कंट्रोल करता है। गार्ड सेल्स जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है, गार्ड सेल इसको कंट्रोल करता है, यही ओपन करेगा, यही खोलेगा।
जिसको द्वार कोशिका बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं, तो खुलना बंद यही कंट्रोल करता है। तो इसकी जो गार्ड सेल की जो स्फीति होती है, तो टर्जिडिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है कि ये खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा। तो गार्ड सेल की जो स्फीति होती है, गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी होती है, उस पर डिपेंड करता है। जब पानी द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जब पानी, जब वाटर है वो कोशिकाओं में चला जाएगा, तो ये जो जो टर्गिड है ना, ये फूल जाती है, बहुत ज्यादा टर्जिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और ये फूल जाती है। तो फूल कब जाएगी? जब पानी जो है, वाटर जो है वो इंटर करेगा, वाटर जो है वो इंटर करेगा। तो इंटर का मैं पॉजिटिव से ले रहता हूँ। पानी जो है वो भर रहा है तो फूल जाती है। अब फूलने के कारण जो इसका छेद होता है, अस्टोमाटा होता है, वो अस्टोमाटा का छिद्र जो है वो खुल जाता है। तो अस्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर है, अस्टोमाटा ओपन हो जाएगा। लेकिन जब वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो गया, वाटर निकल गया, तो नेगेटिव से हम डिस्चार्ज को ले रहे हैं, पानी जैसे ही बाहर होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगी। अब कोई भी चीजें सिकुड़ेंगी तो उसका जो छेद होगा वो तो बंद होगा ना, तो छेद हमेशा क्लोज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि ओपन होता है जब पानी अंदर जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। क्लोज कब होगा? जब पानी बाहर निकलेगा, नेगेटिव हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। स्टैटिक फैक्ट क्या आपको याद रखना है कि रंध्रों में जो पानी जाता है, अस्टोमाटा में जो पानी जाता है, तो रंध्रों को खुलने के लिए पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोटेशियम आयन जो है वो स्टोमाटा को ओपन एंड क्लोज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पोटेशियम आयन। रात के समय अधिकांश पौधे होते हैं, उनके रंध्र जो है वो बंद होते हैं। तो क्लोज कब होते हैं? तो रात में। रात में लगभग जो पेड़ होते हैं उनके जो स्टोमाटा होते हैं वो क्लोज होते हैं, चाहे पेड़ C4 कैटेगरी का हो, चाहे पेड़ C3 कैटेगरी का हो। हम इसके बारे में बात करेंगे। कैम प्लांट्स की बात करें, कैम प्लांट्स कैंप प्लांट्स की हम बात करें, यदि कैंप प्लांट की बात करें, तो ये जो कैंप प्लांट है, ये रेगिस्तानी पौधे में जो रंध्र होते हैं वो रात में खुले होते हैं और दिन में बंद होते हैं। रेगिस्तानी पौधे इसको बोलो, सीधा सी बात है। रेगिस्तानी जो पेड़ होते हैं उनमें जो स्टोमाटा होता है, उनमें जो स्टोमाटा होता है वो कैसा होता है? तो वो रात में और दिन में दो चलेगा। तो उनकी जो स्टोमाटा होती है वो रात में खुली होती हैं, रात में ओपन होता है, उल्टा चलता है इनका। रात में ओपन होता है और दिन में क्लोज होता है, दिन में क्लोज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बंद कब होती है मैंने बता दिया, जब कोशिकाओं में पानी जो है वो सोख लेगा, पानी जो है वो खो देती है, फ्लैसिड हो जाती है, सिकुड़ जाता है तो छिद्र नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी फट जाने वाला जो ऑप्शन है, फट जाने वाला जो ब्रस्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, सामान्य परिस्थितियों में कोशिकाएं फटती नहीं है, क्योंकि उनके चारों ओर सेल वॉल्स होते हैं प्लांट्स में। आपको पता होगा प्लांट्स जो है वो सेल है, इसके बाहर एक सेल वॉल होता है, तो वो तो मजबूती उसको दे रहा है ना, तो वो फटेगा थोड़ी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नॉर्मल प्लांट्स क्या करेगा? वो क्लोज होता है रात में और खुलता है दिन में, लेकिन रेगिस्तानी पौधे रात में ओपन होंगे और दिन में खुलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर का सवाल है कि जल के अणुओं में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति जो होती है वो कौन सी गति कहलाती है? आसान सा सवाल है, वो ऑस्मोसिस कहलाती है, वो परासरण जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो कंसेप्ट इसका क्या है? तो जब पानी है, पानी क्या है? एक सॉल्वेंट है। पानी क्या है? एक विलायक है। ठीक है, पानी एक विलायक है। तो पानी का जो जो है वो अपने से जो उच्च सांद्रा वाले, अपने से जो उच्च बोल रहा हूं, अपने से जो कम सांद्रा वाले लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर जाती है। पानी जो है उसके जो अणु होते हैं वो अपनी लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से निम्न जो हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वहां तक ये जाती है। मतलब सीधी सी बात कर लो कि यहाँ पे कुछ चीजें ज्यादा है और यहाँ पे कुछ चीजें कम है। ठीक है, तो वाटर क्या करता है ना कि अपने अणु, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी उच्च सांद्रता, तो सांद्रता यदि उनकी उच्च है तो वो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, तो वो कम से ज्यादा की ओर जाएगा। तो कम से ज्यादा क्या जा रहा है? कम से ज्यादा अपना वो जा रहा है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन, लेकिन अपनी उच्च सांद्रता उसकी है।
और निम्न सांद्रता मतलब हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की ओर जाती है, और इसी को हम कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से ये गति करती है, और इसको हम ऑस्मोसिस बोला जाता है। कोशिकाओं द्वारा पानी का जो अवशोषण होता है वो इसी प्रोसेस से होता है, बस इतना याद आपको रखना है। ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या होता है, वाटर से होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद दो और वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है कि यह जो है वो अणुओं के बीच उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। लेकिन ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है लो से हाई की ओर, वो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहे, जैसे इसमें झिल्ली की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होती। जैसे खुशबू हवा में फैल रही है तो वो कैसे फैल रही है, यहाँ पे खुशबू नहीं था लेकिन यहाँ पे आपके पास पहुंच जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपका जो है वो कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसे चलता है डिफ्यूजन, जिसको विशरण कहते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, तो सीधी सी बात है कि जब मांसपेशियां और कोशिकाओं का आकार में कमी आती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो बोला जा रहा है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं वो कैसे हैं, विंग्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड्स। तो चमगादड़ के भी पंख होते हैं और पक्षी के भी पंख होते हैं, तो ये पंख कैसे हैं, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये जो पंख होते हैं वो समवृत्ति होते हैं, एनोलोगस होते हैं, तो ये एनोलोगस ऑर्गन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर बनेगा। इवोल्यूशनरी जो बॉटनी होती है, विकासवादी जो जीव विज्ञान होता है, इसमें अंगों को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। ठीक है, इसमें जो जो भी अंग होते हैं उनको हम दो श्रेणियों में इनको बांटा जाता है। तो जो एनालोगस ऑर्गन होते हैं वो वैसे ऑर्गन होते हैं जिसका काम जो है वो सेम होता है, इनका जो वर्क होता है, काम जो होता है वो सेम होता है। पंछी का पंख है, उड़ना इसका भी काम है, चमगादड़ का पंख है, उड़ना इसका भी काम है, जैसे दोनों का उड़ना है। लेकिन इसका जो ओरिजिन हुआ है ना, इनकी जो उत्पत्ति हुई है, वो शारीरिक संरचना और इसकी उत्पत्ति, तो इसका ओरिजिन, ओरिजिन और इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, शारीरिक जो संरचना है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो दोनों क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। इसमें जो डिफरेंट वो जो बॉडी उत्पत्ति और बॉडी की संरचना जो होती है वो भिन्न होती है। जैसे चमगादड़ का पंख जो है वो त्वचा की झिल्ली से बना हुआ है। ये जो चमगादड़ का बैट का आप पंख देख रहे हो, ये बैट का पंख किससे बना हुआ है, तो चमगादड़ का जो त्वचा होती है, पंख त्वचा जो है वो त्वचा की झिल्ली से बना हुआ, था उसका स्किन जो है, स्किन का झिल्ली, स्किन का झिल्ली मतलब स्किन का मेम्ब्रेन है उससे बना हुआ है, स्किन का झिल्ली से बना हुआ है। जबकि जो पक्षी होते हैं, पक्षी के जो पंख होते हैं, जो फिदर्स होते हैं, पक्षी के पंख जो है वो पैरों से ढके होते हैं। पक्षी के जो पंख होते हैं, बर्ड्स के जो पंख होते हैं, वो फिदर्स होते हैं, वो पैरों से ढके होते हैं। तो ये इसमें अलग होता है। तो ये क्या है, ये जो होता है वो अभिसारी विकास का उदाहरण होता है। ये जो है वो अभिसारी विकास का उदाहरण है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है ये दोनों, तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसको कहा जाता है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमने देखा क्या, एनोलोगस ऑर्गन्स, एनोलोगस ऑर्गन्स जिसकी वर्क तो इसका सेम है लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अलग अलग होता है, अलग अलग इसका ओरिजिन होता है। दूसरा आप देखो होमोजीनियस, होमोजीनियस ऑर्गन्स क्या होते हैं। होमोजीनियस ऑर्गन, यहाँ पे आप देखो एनालॉगस तो देख लिया, होमोजीनियस को देखो, तो होमोजीनियस जिसका ओरिजिन, जिसका ओरिजिन और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो मूल संरचना है, वो दोनों समान होती है, इक्वल होती है, दोनों जो है वो समान होती है। लेकिन इसका जो काम होता है ना, इसका जो वर्क होता है, इसका जो वर्क होता है वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है। जैसे उदाहरण देखो कि मनुष्य में हाथ जो है वो क्या काम आता है, और घोड़े में जो उसका जो हाथ है जिसको फोर लिम्स कहा जाता है वो क्या काम में आता है, हर जगह अलग अलग होते हैं। तीसरा आपको जो दिख रहा है वो वेस्टिजियल ऑर्गन दिख रहा है, अवशेषी अंग जो है वो दिख रहा है।
तो वेस्टिजियल ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं जो जिनका कोई काम ही नहीं हमारे लिए है, लेकिन पूर्वज में जो थे उनमें काम आता था। जैसे हम में अपेंडिक्स आप देखते हो, उसके बाद जो हमारा ईयर पिन्ना होता है, कान की जो बाह्य कान आपको दिखता है, जहाँ जिस पर चश्मा लगाते हो ना, वो सब यूजेज है ही नहीं इसको, तो अवशेषी अंग वो कहलाते हैं। तो होमोलोगस आपको समझ में आ गया, एनोलोगस आपको समझ में आ गया, और वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे विजडम टूथ, जो विजडम टूथ आपकी आती है, जो अक्ल की दांत आती है, वो क्या है? विजडम टूथ। विजडम जो टूथ है वो वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, इसका कोई जरूरत नहीं था। उसके बाद जो आपकी जो आंखें होती हैं उनमें निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होता है, उसका भी कोई यूज नहीं है। आपका ईयर पिन्ना है, कान की जो बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होता है, उसका भी आपको काम नहीं है। उसके बाद जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, उसका भी कोई काम नहीं आप में है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि एस ई आर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड डम्प्स इन किसमें? एस ई आर जो पॉइजन होता है, एस सी आर जो है वो प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ये जो विष तथा दवाओं के निवारा विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसका? तो ये हो गया लिवर सेल में। लिवर सेल क्या होगा? लिवर क्या होगा? तो हेप्टिक सेल होगा, मैंने जिगर वाला बताया था ना। एस ई आर का सीधा मतलब होता है क्या? सबसे पहले तो फुल फॉर्म ये इसका याद रखो, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने ऑलरेडी बताया है आपको कि जो हमारे यहाँ इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो दो टाइप से बढ़ती है, एक स्मूथ बढ़ता है और एक रफ बढ़ता है। जो रफ स्मूथ जो रफ होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है, और इसी राइबोसोम से प्रोटीन का जो है वो संश्लेषण होता है। एस ई आर का मतलब समझ में आएगा। अब इस एस ई आर का क्या काम होता है? जब भी लीवर लीवर जो है वो शरीर का बहुत मुख्य रासायनिक कारखाना है, केमिकल्स जो प्रोसेस सब भी होता है वो यही लीवर में ही होता है, यकृत में ही होता है। जो भी वर्टिब्रेट्स जंतु होते हैं ना, उनके लिए लीवर जो है वो एसईआर जहरीले पदार्थ और दवाओं को पानी से घुलाकर घुलाकर बनाता है, और ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो आपने देखा हो ना कि यूरिया को बाहर कौन निकालता है? तो वो यकृत ही निकालता है। जितनी भी जहरीली चीजें हैं वो सब के सब जहरीली चीजें को यकृत ही बाहर निकालता है। तो जितने भी जो जहरीली चीजें हमारे यहाँ होती हैं सबको यकृत ही बाहर निकालता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी ब्रेन सेल में हम बात करें, मस्तिष्क सेल्स में हम बात करें, तो एस ई आर मुख्य रूप से कैल्शियम आयन के नियमन में मदद करता है ब्रेन सेल में। ब्रेन सेल में ये क्या करता है? तो कैल्शियम के जो आयंस होते हैं, कैल्शियम के जो आयंस होते हैं उनका रेगुलेशन में काम आता है। किडनी सेल में इसका मुख्य काम जो होता है वो फिल्ट्रेशन करना होता है रक्त का। किडनी सेल का क्या काम है? तो किडनी सेल का काम है कि रक्त का फिल्ट्रेशन करना है। ब्लड का क्या काम है? तो हार्ट का सिर्फ पंप करना होता है। पैंक्रियाटिक सेल का काम है, तो पैंक्रियाटिक सेल के पास रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और क्यों? क्योंकि वो उसके पास जो ना इंसुलिन जैसा प्रोटीन हार्मोन का फॉर्मेशन करना होता है, दैट्स वाई उसके पास ये होता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच इज absent इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। प्लांट्स में क्या नहीं होता है? तो प्लांट्स में जो है वो सेंट्रियोल नहीं होता है, तारकाय जो होता है वो नहीं होता है, और हम में क्या नहीं होता? हमें सेल वॉल नहीं होता। हम में जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता। तो सेंट्रियोल जो होती हैं, तारकाय जो होती हैं, वो प्लांट्स में नहीं होती है। पादप और जंतु की जो कोशिकाएं हैं उनमें कई सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो एनिमल सेल में ही पाया जाता है सेंट्रियोल्स, जिसको सेंट्रोसोम्स भी कहते हैं। और ये जो कोशिका विभाजन जो होती है उसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में ये काम करता है। और जो हाई क्लास के जो पौधे होते हैं, हाई क्लास के जो प्लांट्स होते हैं, उनमें ये अनुपस्थित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेल वॉल जो है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। प्लास्टिड की बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है जो केवल पौधे में ही पाया जाता है। वैक्यूल्स जो होता है वो पौधे में एक बड़ी जो सेंट्रा वैक्यूला होता है, एक जगह होता है जहां पे जो है वाटर को स्टोर किया जाता है, तो ये वैकुलोस कहा जाता है, जिसको हम रसधानी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो पावर हाउस कहाँ पे? तो जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एटीपी से तो ही हमें एनर्जी मिलती है ना। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस। तो कोशिका को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और यही जो एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पायरेशन के बाद एटीपी के रूप में बनता है। खोज की हम बात करें इसकी, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन ने की थी, और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नाम दिया था। तो खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। और इसका नाम जो नामकरण यदि बात करें तो वो नामकरण जो किया था वो बेंडा ने किया था, वेंडा ने किया था। इसके पास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद का एक डीएनए होता है। इसका जो डीएनए होता है वो खुद का होता है। इसके अलावा डीएनए कहाँ होती है? तो वो न्यूक्लियस में ही होती है, और कहीं नहीं मिलता है डीएनए। गोल्जी काय की हम बात करें तो इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जी काय जो होता है उसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इसको कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को। राइबोसोम जो है इसको कहते हैं हम प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद कोशिका का मस्तिष्क जो है वो केंद्रक को कहा जाता है, ब्रेन या फिर कंट्रोलर ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल जो है वो न्यूक्लियस को ही कहा जाता है। तो ये आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में इतना जानना चाहिए, बाकी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में धीरे धीरे हम समझते रहेंगे। कॉर्क कोशिकाएं की जो भित्तियां होती हैं उस पर जमा हुआ पदार्थ क्या है? कॉर्क जो कोशिकाएं होती हैं, सेल वॉल वॉल जो है कॉर्क का, कॉर्क सेल का, उस पर जो जमा हुआ पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाए? तो जमा हुआ जो पदार्थ होता है उसको सुबेरिन कहा जाता है, उसको जो है वो सुबेरिन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। कॉर्क जो होता है वो मृत कोशिकाएं होती हैं, जैसे छाल आप देखते हो ना पेड़ में, उसी कॉर्क से साल छाल का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो कॉर्क कोशिकाओं की जो दीवार होती है वहां पे सुब्रीन नामक एक मोम जैसा पदार्थ होता है। ये वैक्स जैसा एक पदार्थ है, मोम जैसा एक पदार्थ है, और ये जमा होता है, यही पदार्थ जो है वो वहां पे जमा होता है। इससे क्या होता है कि इसे पानी और गैस के लिए जो है वो इनपरमिएबल बनाता है, कि पानी अंदर नहीं जाएगा, उसी के साथ साथ जो गैस है वो अंदर नहीं जाएगा। इसी कारण से कॉर्क का उपयोग जो है वो बोतल को बंद करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये जाने ही नहीं देता है पानी, और ना ही गैस जाने देता है। सेलुलोज की हम बात करें, जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहा है, सेलुलोज एक सामान्य जो कोशिका भित्ति का इंपॉर्टेंट मुख्य घटक होता है। तो ये सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल का इंपॉर्टेंट घटक है, कंपोनेंट है। क्यूटीन की बात करें, क्यूटीन की बात करें तो यह जो है वो पत्तियों की सतह पर पाया जाने वाला है, जो ये लीफ में पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है। और इसका जो है वो क्या काम है? तो ये बाष्पोत्सर्जन को रोकता है, बाष्पोत्सर्जन जो ट्रांसपिरेशन है उसको ये रोकता है, तो क्यूटीन उसके लिए आता है। लिग्निन की बात करें तो लिग्निन जो है वो जाइलम और स्कैलन काइमा में पाया जाता है। जाइलम और जो स्कैलन काइमा है उसमें जो है वो लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन से उसको मजबूती मिलती है, लिग्निन से उसको मजबूती मिलती है, तो ये ध्यान आपको रखना होगा। इसके बारे में और भी हम डिटेल से चर्चा आगे करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा होता है? जो सेल मेम्ब्रेन होता है वहां पे कौन सा लिपिड सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बनेगा, फॉस्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन जो है वो मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और जो झिल्ली होती है, जो फॉस्फोलिपिड जो कि एक द्विपरत होता है, बाइलरी होता है। इसका सिर जो होता है वो जाल रागी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और इसकी जो पूंछ जो होती है वो जल विरागी होती है, हाइड्रो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड की हम बात करें, फॉस्फोलिपिड जो क्या है? तो ये लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ये जो झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड की वो दो परतें वाली होती हैं। इसकी परतें जो होती है वो दो होती हैं। पहला जो परत होता है वो कहते हैं इसका सिर, जो इसका सिर होता है वो जल रागी होता है, हिंदी जल रागी कहा जाता है। जल रागी मतलब कि इसका जो सिर होता है वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक होता है। दूसरा जो इसका होता है वो पूंछ होता है,
दूसरा जो होता है वो इसका पूंछ होता है और वो होता है जल विरागी। जल विरागी, विरागी मतलब कि उसको जल पसंद नहीं है, रागी मतलब उसको जल पसंद है, तो फिलिक हो गया, हाइड्रोफिलिक। और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोफोबिक, मतलब डर लगता है उसको, तो हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह जो झिल्ली होती है वो उसको लचीलापन और जो सेलेक्टिव प्रियमेबिलिटी होती है वो इसको देती है। तो फॉस्फोलिपिड आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसका क्या काम है। तो कोशिका की जो राइबोसोम होती है वो मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमारा इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है। एक जो रेटिकुलम होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक जो होता है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे जो है वो राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम यहाँ पे पाया जाता है, और इसी राइबोसोम का क्या काम होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर होगा। प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका काम होता है। यह जो है वो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम जो होता है वो किससे बना होता है, तो आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ये बना होता है। इसका मेन काम जो होता है वो ट्रांसलेशन का होता है। यह जो प्रक्रिया जो होती है वो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड है उसी से प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रोटीन पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, याद आपको क्या क्या यहां से रखना है, तो याद रखना है कि राइबोसोम जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो राइबोसोम यूज हो गया प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसके लिए यूज होता है, तो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। क्लोरोप्लास्ट है वो किसके लिए यूज होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइसोसोम है वो किसके लिए यूज होता है, तो वो लाइसोसोम जो यूज होता है वो डाइजेशन के लिए यूज होता है, और उसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो अपने सेल को ही खाने लगता है। दैट्स वाई उसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि कोशिका में जो सूत्र कणिका होता है, कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका मेन फंक्शन क्या है, मेन काम उसका क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया कि प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करना ही उसका मेन काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को तभी तो पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक कहने का मतलब वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, और उसके बाद जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो होता है, और वो जो है वो अणुओं के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली जैसी एक संरचना होती है जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। तो सवाल पूछा कभी भी जाएगा तो याद रखें क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अंगुली नुमा संरचना होती है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी उसको कहा जाता है, अंगुली जैसी संरचना होती है। ठीक है, अंगुली नुमा जो है वो उंगली नुमा, नॉट अंगुली, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उंगली उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। और यहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो होता है, यही जगह है यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन जो है वो होता है। और एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रोसेस में होता है, तो ये जो है वो क्रेब्स चक्र में होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है। मैंने बायोलॉजी जब पढ़ाया था तो वहां पे इस बारे में काफी डिटेल से आपको बताया भी है, क्रेब्स साइकिल के बारे में। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। और जो गोल्जी बॉडी होती है वो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स कहा जाता है। और यहाँ से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सिक्रेशन होते हैं वो सारा यहीं से होता है, गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडी से ही होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण जो है वो कौन करता है, हु कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फ्लूइड्स इन सेल। तो फ्लूइड्स इन सेल को एंट्री एग्जिट कौन करवाता है, तो वो करवाता है सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल तभी तो होता है ना सेल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, सेलेक्टिव प्रीएम्बिलिटी कहते हैं। ठीक है, यह जो झिल्ली होता है वो तय करती है कि कौन सा पदार्थ
तरल हो, ठोस हो, वो कोशिका के अंदर जाएगा, कौन सा पदार्थ बाहर आएगा, या जो कोशिका की आंतरिक जो वातावरण है उसको स्थिर रखने के लिए, होमोस्टैटिक्स रखने के लिए जरूरी होता है। यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल इसको कहा जाता है। ठीक है, यह जो होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन का, तो फॉस्फोलिपिड आप कह लो, फॉस्फोलिपिड का ये बना होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे। केंद्र जो है वो न्यूक्लियस जो होता है, जो केंद्रक होता है, वो जो कंट्रोल सेंटर होता है, जो कि अनुवांशिक और विभाजन का जो प्रोसेस होता है वो सब यहीं पे होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक माध्यम होता है जहां पे सभी जो कोशिकांग होते हैं वो तैरते रहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया जो है वो होती रहती है। ये देखो पूरी यदि कोशिका है ना, तो इस कोशिका में ये फ्लूइड है, और इसी फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है, और इन न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है। चलो मैं उसको ग्रीन से करता हूं। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड है ना, तो मैं कहूंगा ना कि ये वाला जो ब्लू वाला जो है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला जो है ना, ये जो बाहर वाला है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म इसको बोलेंगे। और वो जो अंदर ग्रीन वाला है ना, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म उसको कहेंगे। और यदि हम ग्रीन वाले उसको हम यदि ब्लू वाले से जोड़ देते हैं, ग्रीन वाले और ब्लू वाले दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो इसके लिए एक अलग नाम आता है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म को जो जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एग्जामिनेशन में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसी में सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हो गया, जो गोल्जी बॉडी हो गया, सब कुछ इसी के अंदर होता है। ठीक है, इसी के अंदर सब कुछ होता है, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राइबोसोम किसकी सतह पर पाया जाता है? राइबोसोम जो है वो किसकी सतह पर पाया जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये पाया जाता है। इसका मेन काम प्रोटीन का संश्लेषण होता है करना। ठीक है, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पे राइबोसोम नहीं पाई जाती है, जो लिपिड का फॉर्मेशन करने में जो है वो मदद करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो कंट्रोल कौन करता है? प्रोसेस ऑफ लिविंग सेल्स। तो लिविंग सेल का प्रोसेस है वो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। यह जो है वो कोशिका की सभी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी विकास है, जो भी सेल डिवीजन है, सबको कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए इसमें होता है। ठीक है, इसमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के बाद बाहर कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जेनेटिक जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 इसमें इसको खोज किया था। सेल वॉल की बात करें तो केवल और केवल ये सुरक्षा देता है, नॉन लिविंग लेयर होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो है वो ट्रांसपिरेशन में काम करता है। बस आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राणी कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग जो है वो कभी भी नहीं पाया जाता है? एनिमल में कौन सा नहीं पाया जाएगा? तो एनिमल में कभी भी सेल वॉल नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। सेल वॉल एनिमल में कभी नहीं दिखता है, केवल पौधे, फंगी और बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हीं में जो है वो सेल पाया जाता है। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल जो है वो नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली उनमें पाई जाती है। रीजन, तो रीजन पौधे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उनको रिजिडिटी चाहिए, उनको कठोरता चाहिए, तो उसके लिए सेल वॉल तो जरूरी है ही। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान यहां से रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो वो जो है कहते हैं वो लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं को ही ये जो है वो अपने आप जो है वो कोशिकाओं को डाइजेशन करने लगता है। ये जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, लाइसोसोम जो है वो एक बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर मर जाती है, कमजोर हो जाती है, तो लाइसोसोम उनको क्या करता है ना, कि लाइसोसोम फट जाता है वहां पे। और लाइसोसोम जैसे ही फटता है तो इसके जो एंजाइम है ना वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और जैसे ही एंजाइम पूरे शरीर में फैलेंगे तो वो एंजाइम्स जो होते हैं वो जितने भी सेल होते हैं उन सबको वो डाइजेस्ट करने लगेगा। अब जब सेल को ही डाइजेस्ट कर रहा है तो काम आपके बॉडी में क्या करेगा? तो इसी कारण से इसको सुसाइड बैग कहा जाता है।
सुसाइड बैग इसको कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने किया था। डी दुबे ने इसको खोजा था, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल जो है वो किसका पूछ रहा है? कवक का पूछ रहा है। तो फंगी का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? तो फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन की बनी होती है। वो काइटिन है उसकी बनी होती है। अलग अलग जीवों की जो कोशिका भित्ति होती है वो अलग अलग चीजों से बनी मिलकर बनी होती है। तो ये जो फंगी होता है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन है क्या? तो काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड फैट है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड। हाँ, तो ये जो फैट नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये क्या है? काइटिन। तो काइटिन एक शर्करा है, ये कार्बोहाइड्रेट शुगर है। और ये कैसा होता है? तो ये पॉलीसेकेराइड होता है, जिनमें सेकेराइड का यूनिट होता है सेकेराइड का, जैसे एक सेकेराइड, दो सेकेराइड, तो ये दो सेकेराइड से ज्यादा होता है, दैट्स वाई इसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज जो है वो किसका है? तो पौधे का बना होता है। उसके बाद जो पेप्टी डाइगोकैन की किसकी बनी होती है? पेप्टी डाइगोकैन जो है उसको किसकी बनी होती है? तो ये जो है वो बैक्टीरिया की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल भित्ति होती है वो क्या कैसे बनी होती है? तो पेप्टिडो ग्लाइकैन, बस याद रखना है। इंसेक्ट्स जो होते हैं उसके बाहरी कंकाल भी काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट जितने भी कीड़ मकोड़े होते हैं उनकी बाहरी कंकाल जो है वो काइटिन की बनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो मैंने तो बता रखा है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अधिकांश डीएनए जो होते हैं वो केंद्रक में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ जो कोशिकांग होते हैं जैसे सेमी ऑटोनोमस के रूप में होते हैं, जहां पे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और पेड़ों में बात करेंगे तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो उनका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसमें से वह कुछ जो है वो प्रोटीन खुद बना लेते हैं और कुछ जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस इनहेरिटेंस में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें राइबोसोम का टाइप कौन कौन सा होता है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो राइबोसोम जो होता है वो दो टाइप का होता है। राइबोसोम जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है 70S का और एक होता है 80S का। 80S का। तो जो 70S का होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक में। जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनमें जैसे जैसे इवोल्यूशन होकर यूकैरियोटिक बना है, तो यूकैरियोटिक में जो कोशिकाएं होती है वो 80S का होता है। इस का अर्थ सीधा सा क्या बनेगा? इसका अर्थ बनता है सेप्टबर्ग सेप्टबर्ग यूनिट। सेप्टबर्ग यूनिट इसको कहा जाता है, याद आपको रखना होगा। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें साइटोप्लाज्म जो होता है, उस साइटोप्लाज्म में 80S का राइबोसोम होता है। ठीक है, 80S का राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो साइटोप्लाज्म होती है वहां पे होती है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका के जो भीतर कोशिकांग है उसमें पाया जाता है, मतलब इंडो सिस्टमेटिक थ्योरी है। इसीलिए इसमें जो है वो प्रोकैरियोटिक जैसी 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S? क्योंकि ये कोशिका के भीतर जो कोशिका है वो है, ये सेल है। अब इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बाहर तो 80S है लेकिन इसमें 70S आएगा। तो 70S किस किस में आएगा? तो 70S आएगा क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में 70S आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आएगा? 70S आएगा। लेकिन कोशिका द्रव्य में क्या आएगा? तो 80 आएगा। तो 80 70 70। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से आंसर होगा, 80 70 70। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है कि मैच करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा है, ये आपसे पूछा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दोहरी झिल्ली वाली होती है, डबल मेम्ब्रेन उसका होता है। तो पहला का तो 3 हो जाएगा, तो ये गलत, ये गलत। पहला का 3 हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद राइबोसोम जो होती है वो
मेम्ब्रेन लेस होती है, राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। तो उसके बाद राइबोसोम जो होती है वो उसके लिए 1 आ जाएगा, तो 3 के बाद 1 जो है वो यहीं पे आ रहा है, तो ये गलत। तो हमारा आंसर जो है वो ये बनेगा 3 1 2। 3 1 2। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, और लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम जो होता है उसका सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। हम बात करें टर्मिनोलॉजीज की, तो साइटोलॉजी जो होता है वो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। साइटोलॉजी जो होता है वो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। न्यूरोलॉजी जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का होगा। नेफ्रेनोलॉजी जो हो गया वो किडनी से संबंधित हो गया। स्मॉलेस्ट सेल जो हो गया वो कौन सी है, तो वो माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल लिख लो, माइकोप्लाज्मा गिलिस पेटिकम। माइकोप्लाज्मा गैलिस से पेटिकम ये होता है। और लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो क्या होता है, पीपीएलओ लिख लो इसको, पीपीएलओ पॉलीन्यूमिनो, जो है वो पॉलीन्यूमिनो लाइक वायरस होता है पीपीएलओ। हाँ, तो लार्जेस्ट बात करें सेल की तो वो ऑर्चिड का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। माइकोप्लाज्मा समझ में आ गया आपको, पीपीएलओ भी इसको कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा आप लिख लो या फिर पीपीएलओ लिख लो। माइकोप्लाज्मा ग्लेसी ग्लेस ग्लेली गैलीसेप्टिकम, 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 माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या फिर पीपीएलओ बोल लो। और लार्जेस्ट हो गया शुतुरमुर्ग का हो गया। और ह्यूमन में बात करें तो नर्वस सेल हो गया, या फिर न्यूरॉन आप इसको लिए कर सकते हो, न्यूरॉन। ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है, जो सेलुलोज और काइटिन होती है, वो डीएनए जो होती है, डीएनए की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। तो पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। सुसाइडल बैग जो होगा वो राइबोसोम हो गया। प्रोटीन फैक्ट्री जो हो गया, सुसाइडल बैग जो हो गया वो राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम हो गया। ब्रेन या फिर डायरेक्टर, ब्रेन का डायरेक्टर न्यूक्लियस हो गया। और सेल सेल का बोल रहा हूँ, सेल का ब्रेन या डायरेक्टर ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी हो गया। प्लांट का सेल वॉल होता है सेलुलोज का। फंगी का सेल वॉल होता है काइटिन का डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, क्लोरोप्लास्ट के पास। मेम्ब्रेनलेस जो होता है वो राइबोसोम होता है। तो ये सब जो भी फैक्ट्स अभी तक बन रहे थे, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति जो है वो खाली स्थान कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जो है वो जंतु में कहां से आएगा, एनिमल में कहां से आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। कोशिका भित्ति एक कठोर बाहरी परत होती है जो कि कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित होती है। यह एनिमल में नहीं पाया जाता है। जंतुओं का जो लोकोमोशन होता है उसको करना होता है। जंतु जो होते हैं वो लोकोमोशन करते हैं। इसके लिए उनकी जो कोशिकाएं हैं ना, उनमें लचीलापन तो होना चाहिए। कोशिकाएं जो होती है, यदि कोशिका भित्ति होगा तो लचीलापन कहाँ से आएगा, तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित इसी कारण से जंतु कोशिकाओं में होती है, ताकि उनको लचीलापन मिल सके। जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी जो कोशिका होती है उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ना कि भित्ति बोलते हैं, या फिर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लांट्स का जो सेल होता है, प्लांट्स की जो सेल होती है वो पौधों में सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया जो होता है उसमें पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है बैक्टीरिया में। और फंगी में जो है वो काइटिन की बनी होती है। तीनों मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। कोशिकीय पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो कौन सा है, तो साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटी टोटी पोटेंसी। सेलुलर टोटी पोटेंसी मतलब कोशिकीय पूर्ण सतर्कता किसने बताया था, तो हैबरलैंड ने बताया था। ठीक है, हैबरलैंड, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। सेलुलर पेटिटो पोटेंसी, पेटी टोटी पोटेंसी का क्षमता है, उसका मतलब हुआ कि जिसके द्वारा एक अकेली जो सिंगल सेल होता है ना, वो विभाजित होकर एक संपूर्ण नई कोशिका या फिर नया जीव का फॉर्मेशन कर देता है, यही हो गया। तो ये जो है वो हैबरलैंड ने 1902 में यह कंसेप्ट दिया था। टिश्यू कल्चर जो है वो उसके जनक भी इन्हें कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर, कोशिका संवर्धन जो होता है, टिश्यू कल्चर कोशिका संवर्धन का जनक भी इन्हें कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर के फाउंडर जो है वो कौन होंगे, तो टिश्यू कल्चर के फाउंडर हेम्बर्ट लैंड होंगे। 1902 में उन्होंने जो इस बारे में जो है वो अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। कोलिकर की बात करें, कोलिकर जो यहाँ पे दिख रहा है, कोलिकर जो है, कोलिकर 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। 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 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था।
माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, आप मुझे कमेंट में बताओ। विल्किंस की बात करें, ये जो विल्किंस आपको दिख रहा है, विल्किंस, इसने डीएनए का जो है, डीएनए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए की जो संरचना है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, जो कि एक्स रे डिफ्रैक्शन के द्वारा निकाला गया था, एक्स रे डिफ्रैक्शन के द्वारा जो निकाला गया था, उस पर कार्य किया था इसने, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज जो है वो मिला था। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसको किसने खोजा था, ये डिफरेंट चीज है। बीपीएससी सवाल पूछकर हमेशा फंसाती है, तो विल्किंसन याद रखिएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पर आधारित था, उसको विल्किंसन ने खोजा था, विल्किंस ने खोजा था। ओलिकर मैंने बता दिया। और जो हैम्बरलैंड है वो मैंने बताया कि जो साइंटिस्ट था जिसने सेलुलर टोटी पोटेंसी का जो है वो कंसेप्ट रखा था। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही सिंगल सेल से कैसे होकर जो नए नए सेल जो है वो, नए नए कोशिकाएं जो है वो बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा कोशिकांग जो है वो पादप और जंतु कोशिकाओं में विभेद कर देता है, कि पादप इसमें है उसमें नहीं है, तो वो सेल वॉल ही होगा ना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हमारा बनेगा। पादप और जंतु की कोशिकाओं के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर होता है वो बाहरी संरचना और ऊर्जा बनने के तरीका में होता है। तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी एक बहुत बड़ा अंतर होता है पादपों और कोशिकाओं को लेकर, लेकिन विकल्प के आधार पर कोशिका भित्ति ही प्राथमिक जो है वो आंसर हो गया। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम होता है जो पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो कोशिकांग होता है उसमें डीएनए होता है। ठीक है। कौन सा कोशिकांग है उसमें डीएनए होता है, तो जो भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो दो जगह डीएनए आपको मिलेगा। एक न्यूक्लियस में मिलेगा, दूसरा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, और यदि प्लांट है तो वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे मिलता है। तो जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। ये जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि केंद्रक में मिलता है। ये जो केंद्रक में जो एक धागे जैसी ये संरचनाएं होती हैं, जिन संरचनाओं को हम कहते हैं क्रोमेटीन, इन संरचनाओं को हम बोलते हैं क्रोमैटीन। क्रोमेटीन इनको कहा जाता है। जो डीएनए और प्रोटीन, ये जो क्रोमेटीन है वो किसका बना होता है, तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन है उसका बना हुआ होता है। इसके अलावा आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में भी आपको डीएनए मिल जाएगा। ठीक है। इन दोनों में भी डीएनए आपको मिलता है। बाकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यह जो है वो प्रोटीन की पैकेजिंग और उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। जो लाइसोसोम आपको दिख रहा है, ये जो है वो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो प्रकार से होता है, स्मूथ स्मूथ और रफ। रफ जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और स्मूथ जो होता है वो जो फैट्स होती है ना, इनसे रिलेटेड कुछ काम करता है। ठीक है। तो लिपिड्स, फैट नहीं, लिपिड से, लिपिड फैट एक ही लेके चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि कैसे एक जो है वो, जैसे हमारा फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है। तो हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है, तो सबसे पहले सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी रही है वो हमारा सेल रहा है। सेल जो हमारा है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो ये वाला गलत, ये वाला गलत हो गया, वो हमारे पास बच रहा है। तो सेल के बाद ऑर्गन कैसे आ जाएगा। सेल के जो सेल होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी है। जीवन की यदि कुछ सबसे पहले अगर कुछ बना था जीवन में, तो वो सबसे पहला सेल ही बना था। अब जो सेल है वो ऐसी सेल होती हैं जो एक जैसा काम करती हैं। तो कई सारे जब सेल मिलकर एक ही काम करते हैं, तो उन सारे सेल्स के ग्रुप होते हैं, उनको हमने कह दिया कि ये टिश्यूज हैं, ये ऊतक हैं। अब ये ऊतक जो होते हैं वो कई सारे ऊतक जो है वो मिलकर एक ही काम करते हैं, तो वो जो होते हैं वो कहलाते हैं कि ऑर्गन्स हो गए, वो ऑर्गन्स हो गए। और यही कई सारे ऑर्गन्स जब मिलकर एक जो पूरा तरीके से पूरा एक सिस्टम बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग प्रणाली बोलते हैं। जो हमारे यहाँ ऑर्गन सिस्टम है वो 8 ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में।
बायोलॉजी में 8 ऑर्गन सिस्टम जो पढ़ने होते हैं, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेशन सिस्टम, जैसे कि नर्वस सिस्टम, ऐसे करके पूरा 8 सिस्टम जो है वो पढ़ा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी जो डाइजेस्टिव बैग जो है वो कहलाती है? तो लाइसोसोम कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां से आंसर होगा। डाइजेस्टिव बैग या फिर सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसमें लगभग 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब कि ये जो है वो जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। जल जो होता है उसको जो है वो उसको जो है वो इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसको तोड़ा जाता है, तो जाके ये बनता है। और ये जो बाहर से आने वाली जो बैक्टीरियाज होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जो पुराने कोशिकाएं हैं, पुराने अंग हैं, उन सबको डाइजेस्ट कर लेता है, जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन ये यदि फट जाता है तो इससे जो होता है कि सारे एंजाइम्स पूरे बॉडी में फैल जाएगा, और जब पूरे बॉडी में फैलेगा तो क्या होगा, सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे उनको वो डाइजेस्ट करने रहेगा। और सेल ऑर्गेनल्स का एक स्पेसिफिक काम होता है, और वो काम यदि आपके बॉडी में नहीं होगा तो आप मर जाइएगा। तो सीधी सी बात ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सेल लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं को प्राणी कोशिकाओं से अलग पहचाना जा सकता है? तो सेल वॉल सबसे सिंपलेस्ट यदि हम लेके चले तो सेल वॉल होगा। बाकी क्लोरोप्लास्ट भी होता है, हरित लवक भी सही हो सकता है, लेकिन व्यापक रूप से इसी को लेकर चलते हैं। तो दो यदि हम प्रायोरिटीज में लेकर चलेंगे तो बी ऑप्शन को सबसे पहले टिक करिएगा, ये नहीं रहेगा तो ए को भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। पादप कोशिका जो होती है वहां पे कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल्स, यही तीन चीजें होती हैं जो दोनों के बीच अंतर करता है। तो जब भी परीक्षा में आप देखोगे, प्रीवियस ईयर में देखोगे, तो आपको सेल वॉल ही इसका आंसर मिलता है। प्रायोरिटीज बेस पे आप लेके चलोगे सेल वॉल को, देन आप क्लोरोप्लास्ट को लेके चलोगे। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो संरचना है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं मिलता है? सेल हमारे दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक मतलब नई सेल जो इवोल्यूशन के बाद जो है वो डेवलप हुई है, और प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इनमें अ, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं मिलता है? तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलता है, अभी वो डेवलप हुआ ही नहीं है। ये कोई सेल है तो इस सेल में ये न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो इस न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होना चाहिए था ना, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए था। उसी तरह से ये जो सेल है तो इस सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होना चाहिए था। तो ये मेम्ब्रेन अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। ये मेम्ब्रेन जो है वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर बनेगा। प्रोकैरियोटिक में ये डेवलप नहीं होता है। तो मतलब सीधा सा अर्थ हो क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब आदिम, और क्रेवोन्स का सीधा सा मतलब होता है केंद्रक। ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है जैसे बैक्टीरिया की, यहाँ पे न्यूक्लियस मिलता ही नहीं है, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। दैट्स वाई उसके जो डीएनए होते हैं ना, उसके डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है, इस डीएनए को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं में यदि बात करें, मेम्ब्रेन वाले कोशिकाओं में यदि हम बात करें, तो मेम्ब्रेन वाले में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, गोल्जी काय आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, इसमें भी ये जो है वो उनका मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी हो गया, इसमें भी नहीं होता है। तो ध्यान ये रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मियोसिस जो होता है सेल डिवीजन का एक प्रकार है। तो मियोसिस में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मियोसिस के बारे में काफी डिटेल से आपको समझना होगा, तभी इसको समझिएगा। बाकी मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या सबसे शॉर्टेस्ट में क्या आप समझ पाते हैं। तो जो मियोसिस होता है, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, मियोसिस जो होता है जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ये दो फेज में होता है। मियोसिस जो होता है, ऐसे लिखो, मियोसिस जो होता है वो दो फेजों में होता है, दो चरणों में होता है। पहला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं मियोसिस वन, मियोसिस वन फेज, और दूसरा जो फेज होता है उसको बोला जाता है मियोसिस टू फेज। ठीक है, तो मियोसिस वन जो फेज होता है वो उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होते हैं,
जो सेल डिवीजन के समय जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी संख्या जो है वो आधी रह जाती है मियोसिस वन में। यदि आपके पास सेल जो है वो 2n है तो उनकी संख्या अब क्या हो जाएगी, वो n केवल हो जाएगी, केवल आधी रह जाएगी मियोसिस वन में डिवीजन के बाद। तो ये इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। मियोसिस वन को क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसको बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देन आता है मियोसिस टू। मियोसिस टू जो होता है वो समसूत्री जो विभाजन होता है मिटोसिस जैसा ही होता है। तो इट इज लाइक समसूत्री। समसूत्री मतलब मिटोसिस। ये मिटोसिस जैसा ही होता है, जहां पे जो संख्या है वो समान रहती है, इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। तो दोनों याद रखना है, रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस वन को बोलते हैं और मियोसिस टू को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। तो हमारा यहां से आंसर बनेगा मियोसिस वन जो है वो अर्धसूत्र विभाजन, मियोसिस वन इज ए रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसिस वन इज अ रिडक्शनल डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। यदि आपको बोला जाए कि ये जो इक्वेशनल डिवीजन क्या है, तो इक्वेशनल जो डिवीजन होता है वो कहलाता है मियोसिस टू। मियोसिस टू जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ह्यूमन बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। थोड़ा सा इस बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जो सेल डिवीजन होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं मिटोसिस, जिसको बोलते हैं असूत्रीय विभाजन। यह जो है वो डायरेक्ट डिवीजन होता है। ये होता कहाँ-कहाँ है बस यही जान लो काफ़ी है। ये होता है बैक्टीरिया में, ये होता है ईस्ट में, ये होता है प्रोटोजोआ में, ये अमीबा में, पुरानी जो बीमार कोशिकाएं होती हैं उसमें ये सब होता है। इसमें सीधा होता है ना, तुरंत का तुरंत इसमें जो है वो आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो नहीं बनते हैं यहाँ पे, और केंद्रक जो है वो सीधी तौर पे दो पार्टों में, दो भागों में, जैसे ये है ऐसे था तो अगला स्ट्रक्चर ऐसा आएगा कि ये दो पार्टों में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। और ये सबसे सरल जो डिवीजन ये होता है। दूसरा जो डिवीजन आता है वो आता है मिटोसिस, जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। मिटोसिस आता है, समसूत्री विभाजन आता है, और पहला जो है वो असूत्री विभाजन, जिसको डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। इसके जो है वो खोज किसने किया था, समसूत्री विभाजन को खोजा किसने था, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने। वाल्थर फ्लेमिंग ने इस समसूत्री विभाजन को खोजा था, पशुओं की कोशिका में खोजा था 1882 में। 1882 में यह जो है वो सोमैटिक सेल्स जो होती हैं, शरीर की मरम्मत और वृद्धि करने के लिए जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वहां पे यह डिवीजन होता है। तो कायिक कोशिकाएं जो होती हैं, सोमैटिक सेल मतलब कायिक कोशिकाएं, सोमैटिक जो सेल्स होती हैं वहां पे यह डिवीजन जो है वो होता है, ध्यान रखना है आपको। यह जो है वो जो जनन कोशिका होते हैं, जो पेरेंट सेल्स होती हैं, वो उसमें दो दो डाउटर सेल बनाती हैं, और जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या यहाँ पे समान रहती है। जो मिटोसिस है उनमें उसकी संख्या जो है वो समान रहती है, इसीलिए इसे जो है वो समीकरण डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। उसको इक्वेशन डिवीजन, समसूत्री विभाजन को कहा जाता है, मिटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। और जो जो रिडक्शनल डिवीजन है, ये दोनों मैंने बताया है। तो संख्या समान रही ले तो इक्वेशन डिविजनल कहलाएगा। इसमें कई सारे फेज होते हैं, जैसे प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टेलाफेज होता है। तो सबको हम डिस्कस करेंगे जब भी कभी डिटेल से पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, टेलाफेज, एनाफेज, टेलाफेज होता है, ठीक है। तो ध्यान आपको रखना है। बाकी मियोसिस की बात करें, मियोसिस में क्या होता है, जो लास्ट है वो तीसरा जो आता है वो मियोसिस आता है। जो हम हमारा क्वेश्चन है मियोसिस, मियोसिस पे है। तो मियोसिस जो होता है वो उसको किसने खोजा था, तो फॉर्मर और मूर ने खोजा था। फार्मर एंड मूर जो वैज्ञानिक है उन्होंने खोजा था इसको 905 में, 1905 में इसको खोजा था, और उन्होंने इसका नाम दिया था ये जो है वो कहाँ होती है, तो ये जो होती है वो हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल में ही होती है, जनन कोशिकाओं में ही होती है। रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं वहीं पे होती है, जो जर्म सेल्स होती हैं वहीं पे ये होती हैं, शुक्राणु, अंडाणु, यहाँ पे ये होता है।
इसमें जो है एक कोशिका जो है वो 4 कोशिकाओं में बंटती है, गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है, इस कारण से इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। इससे आनुवांशिक विविधता जो है, जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और यही हमारा मियोसिस 1 वाला आंसर हो गया था। तो मियोसिस 1 को हम बोलते हैं रिडक्शनल, और मियोसिस 1 को हम 2 को हम बोलते हैं क्या? तो मियोसिस 2 को हम बोलते हैं इक्वेशनल, और मिटोसिस को भी हम बोलते हैं इक्वेशनल। याद आपको रखना होगा। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, इसकी भी कई सारी विशेषताएं होती हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो प्रोफेज 1 के बारे में कुछ जान लो। तो प्रोफेज 1 जो है ना वो 5 चरणों में होता है। लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ऐसे करके होता है। ठीक है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको याद कैसे करना है ना, ये जो होता है मिटोसिस, इसको कई सारे फेजों में होता है। प्रोफेज 1 जो होता है ना, सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो काफी डिटेल से करेंगे। यहाँ पे होता है LZPDD। तो लिपोटीन होता है, लिप्टोटिन, लिप्टोटिन जो होता है वो गुणसूत्र धागे के जैसे दिखाई देने लगती है। डाइगोटिन जो होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, तो ये जोड़ी बना देती है यहाँ पे, और ये प्रक्रिया जो है वो सिनेप्सिस कहलाती है। उसके बाद पैकेटीन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में क्रॉसिंग ओवर जो होता है, जिन का विनिमय होता है, और इसी कारण से जो संतान में माता पिता के जो अलग अलग गुण है वो आते हैं पैकेटीन के कारण ही। ठीक है, पैकेटीन के कारण ही। उसके बाद डिप्लोटीन आता है। तो डिप्लोटीन जो है वो एक्स आकार की संरचना बन जाती है, जिसे हम जो है वो काइस्मा कहते हैं। ठीक है, काइस्माटा कहा जाता है, काइस्माटा इसको कहा जाता है। उसके बाद डाइकाइनेसिस आता है, जहां पे केंद्रक झिल्ली पूरी तरह से गायब हो जाती है और विभाजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी कोशिका जो चक्र के बारे में बता दूं, तो कोशिका चक्र जो है वो 2 फेज में आता है। सेल साइकिल जो है वो 2 फेजों में आता है। पहला जो इसका फेज है वो कहलाता है इंटरफेज, जहां पे तैयारी हो रही है सेल डिवीजन की, और दूसरा जो कहलाता है वो एम फेज कहलाता है, एम फेज कहलाता है। तो जो इंटरफेज होता है, यहाँ पे कोशिका के जीवन का लगभग 95% समय लगता है। ये जो रेस्टिंग फेज भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कोशिकाएं जो है वो बहुत कम सक्रिय होती हैं। यहाँ पे जीवन फेज होता है, जो कोशिका का आकार बढ़ता है और प्रोटीन बनता है। एस फेज होता है सिंथेसिस का, जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन जो होना स्टार्ट होता है। देखो मैं बता देता हूँ सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल जो है वो 2 फेजों में हो रहा है। पहला फेज हम कह रहे हैं कि इंटरफेज है, इंटरफेज है। इंटरफेज में क्या क्या हो रहा है, तो लगभग 95% जो कोशिका का समय है वो यहीं पे लगता है। इंटरफेज में हो क्या क्या रहा है, तो इंटरफेज में हो रहा है कि रेस्टिंग फेज ये है, ये जो है वो रेस्टिंग फेज है। ठीक है, बहुत कम सक्रिय होती हैं कोशिकाएं। यहाँ पे क्या क्या फेज आता है, तो यहाँ पे आता है G1 फेज। सीधा यही पूछा जाएगा, G1 फेज। अब G1 फेज में होता क्या है, तो इसमें जो कोशिका का आकार है ना, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे प्रोटीन जो है वो बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो G1 फेज हो गया। उसके बाद एस फेज आता है, एस फेज आता है जो कि सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस जो है वो कहलाता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं पे होता है। सवाल यही प्रीवियस ईयर में 5 बार पूछा गया है। तो यहाँ क्या होता है, ये होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, निर्माण, रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो यहीं पे होता है। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो यहीं पे होता है। उसके बाद जो फेज आता है उस फेज को कहते हैं G2 फेज, G2 फेज, G2 फेज उसको कहा जाता है। और G2 फेज में क्या होता है कि विभाजन का लिए अब तैयार है, तो डिवीजन के लिए अब तैयार है, डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है G2 फेज में। ठीक है, उसके बाद एक और फेज आता है जिसको भी आपको ध्यान रखना है। वो फेज आता है, वो उसको बोलते हैं G0 फेज, G0 फेज, G0 फेज, जिसको हम अलग एक नाम देते हैं क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज इसको कहा जाता है, शांत अवस्था इसको कहा जाता है। जो कोशिका विभाजन यहाँ पे नहीं होती है, बस तंत्रिका तंत्र, जो न्यूरॉन होते हैं और हृदय जो होते हैं, उनकी ही कुछ कोशिकाएं होती हैं, वही इसी अवस्था में रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये जो है वो जीरो फेज कहलाता है। तो ये पहला हो गया इंटर फेज का कंडीशन। इंटरफेज में ये चीज होता है।
अब इसी इंटरफेज के बाद दूसरा जो इसका फेज आता है सेल साइकिल का, वो होता है एम फेज। दूसरा जो होता है वो एम फेज कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटरफेज और एम फेज में आपको अंतर जो है वो समझ में आया होगा। कोशिका विभाजन को रोकने वाला रसायन कौन सा है? सवाल आपसे पूछा जाए कि कोशिका विभाजन को कौन स्टॉप करता है, तो सेल डिवीजन को स्टॉप रोकता कौन है? रोकने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? तो वो जो एंजाइम होता है, रोकने वाला जो रसायन होता है, एंजाइम नहीं बोल सकते हो, वो होता है कोल्की साइन। कोल्की साइन इसको बोलते हैं, कोल्की साइन कहा जाता है। यह मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर को बनने से ही रोक देता है। जो मेटाफेज होता है वहां पे जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, उस स्पिंडल फाइबर को बनने में ही रोक देता है, और इसे मिटोटिक पॉइजन कहते हैं। इसे जो ये रोकने का प्रोसेस हो गया, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको मिटोटिक पॉइजन, मिटोटिक पॉइजन इसको कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा स्टैटिक फैक्ट आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि सबसे तेज जो डिवीजन है वो फास्टेस्ट डिवीजन, फास्टेस्ट जो डिवीजन है वो कहां होता है? तो फास्टेस्ट जो हमारे यहाँ डिवीजन होता है वो हमारे लीवर में होता है। तो लीवर देखते हो ना कि लीवर एक बार खराब हो गया ना तो फिर से बन जाता है, लीवर फिर से बन जाता है। तो लीवर को कोशिकाएं का पुनरुत्थान की क्षमता सबसे ज्यादा अधिक होती है। लेकिन फास्टेस्ट के बाद सबसे स्लोवेस्ट या फिर कम या फिर ना कह लो कि विभाजन होता ही नहीं है, डिवीजन होता ही नहीं है। तो डिवीजन जो नहीं होता है वो ब्रेन सेल में नहीं होता है। तो न्यूरॉन्स जो होती हैं उनमें डिवीजन होता ही नहीं। मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन जो होते हैं, वहां पे डिवीजन होता ही नहीं है जन्म के बाद। उसके बाद अनकंट्रोल्ड डिवीजन जब आ जाएगा तो क्या होंगे? अनकंट्रोल्ड डिवीजन, तो यही तो कैंसर कहलाता है ना। बहुत ज्यादा सेल्स जो है वो बढ़ने लगेंगी, तो यही तो कैंसर कहलाता है ना। यदि पादप और जंतुओं के बीच डिवीजन को बोले तो एनिमल्स जो होती है वो कोशिका खांच जो होती है उस विधि में बनती है, क्लीवेज या फिर फ्यूरो कहते हैं, उस विधि में बनती है। लेकिन प्लांट्स जो होती है वो कोशिका प्लेट में बनती है, तो ये विधि से बनती है। इनमें की जो कोशिकाएं होती है वो कोशिका भित्ति से कठोर रूप से बंधी हुई होती है। तो कोशिका चक्र का फेज आपको पूरा समझ में आ गया। कैसे आया आप देखो। पहला जो इंटरफेज होता है उसमें जीवन होगा, जीवन फेज होगा। देन आपका एस फेज होगा, तब जाके जी2 फेज होता है, और तब जाके ये जो एम फेज लास्ट वाला है ये होता है, ठीक है। जनरेशन टाइम की हम बात करें तो मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड होती है। 24 आवर में, आवर्स में नॉट आवर, आवर्स में डिवीजन जो होता है वो एक बार होती है। वहीं ईस्ट की जो कोशिकाएं होती है जिसको खमीर बोलते हैं, ईस्ट में जो डिवीजन होता है वो 90 मिनट में हो जाता है, 90 मिनट में ईस्ट में हो जाता है। और ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है जो हमारे गट में होते हैं, वो जो बैक्टीरिया है उसमें जो डिवीजन होता है वो 20 मिनट में हो जाता है, 20 मिनट में उसमें डिवीजन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 39 आपको समझ में आ गया, काफी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी कभी आएगा तो और बताऊंगा। तारक रसीमिया निकलती है कहाँ से? एस्टरल रेज जो है वो कहाँ से निकलती है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो जो तारक रसीमिया होती है वो तारकाय से निकलती है, सेंट्रोसोम होता है वहां से निकलती है, सेंट्रोसोम से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। तो जंतु कोशिकाओं के विभाजन के दौरान जो सेंट्रोसोम होता है उसके भीतर सेंट्रियोल्स जो होती है वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। तो कोशिका जो डिवीजन होता है वहां पे सेंट्रोसोम के अंदर, जो सेंट्रोसोम होता है, इस सेंट्रोसोम के अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर जो होता है वो होता है सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स। और इसी सेंट्रियोल्स से जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। इस सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हम निकलते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो निकलती है। तो इसी किरणों को एस्ट्रल रेज जो है वो कहा जाता है, इसी को एस्ट्रल रेज जो है वो कहा जाता है। तो एस्ट्रल रेज जो है वो सेंट्रोसोम से निकलते हैं, सीधा सी आपको ध्यान रखना है। सेंट्रोसोम के अंदर
सेंट्रियोल्स होता है, और उसी सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और उसी माइक्रोट्यूब्यूल से एस्ट्रल रेज जो है वो निकलती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं वो ध्रुवों जो पोल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन करता है और स्पिंडल फाइबर के बनने में मदद करता है। तो पोल्स का फॉर्मेशन करता है और स्पिंडल फाइबर है वो बनता है। तो दो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एस्ट्रल मिटोसिस जो होता है वो जंतुओं में होता है, और जो अनएस्ट्रल मिटोसिस होता है वो पौधे में होता है, ठीक है। एस्ट्रल मिसोसिस जो होता है वो जंतुओं में होता है, और अनएस्ट्रल जो होता है वो मिटोसिस वो उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें होता है, ठीक है। उसके बाद टोटी पोटेंसी का जो मैंने बात किया था, वो जो होता है इसका उपयोग जो है वो डॉली शिप बनाने में, डॉली शिप बनाने वाली जो क्लोनिंग तकनीक थी उसमें भी एक आधार के रूप में इसका जो है वो यूज किया गया था, टोटी पोटेंसी का, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, इसके बारे में पूछा भी गया था आंसर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है। सेल वॉल जो है वो किस में होता है, तो एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। और फादर ऑफ टोटीपोटेंसी या फिर टिश्यू कल्चर कौन रहा, तो हर्बलैंड, हेबर्ट लैंड, आपको मैंने बता दिया था, हेबर्ट लैंड। और जो मिटोसिस मियोसिस वन होता है वो रिडक्शनल होता है, इक्वेशन रिडक्शनल जो है होता है, और मियोसिस टू जो होता है वो एजुकेशनल इक्वेशनल होता है। ये मैंने आपको बताया है। डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियस में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो आई डोंट थिंक कि अब इससे ज्यादा कुछ आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, तो कौन नहीं बताएगा, हम अभी मैंने आपको बताया है मियोसिस। मियोसिस जो है वो जोड़े बन जाते हैं गुण इसमें। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है, मियोसिस जो होता है उसमें जो स्पर्म सेल और एग में डिवीजन होगा। यहाँ पे जो प्रोफेज मियोसिस मियोसिस वन जो है उसका प्रोफेज का जो अवस्था होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है, समजात गुणसूत्र बनते हैं जो आपस में जुड़कर बने होते हैं, और ये प्रक्रिया जो है वो सिनेप्सिस कहलाती है, ऑलरेडी हमने बता दिया है। इनमें जो जोड़े के बीच जो क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे जो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो पैदा होते हैं, इस कारण से बच्चे में माता पिता का गुण जो है वो आता है। बात करें मिटोसिस की, समसूत्री विभाजन की, तो यह जो है वो सोमेटिक सेल में होती है, कायिक कोशिकाओं में होती है, और इसमें गुणसूत्र जो है वो नहीं जोड़े जाते हैं बल्कि सीधे विभाजित हो जाते हैं। मिटोसिस की बात करें तो ये तो प्रिमिटिव है ही, अमीबा और बैक्टीरिया में ये सब चीजें जो है वो होती हैं, सीधा एक से दो पार्ट बन गया। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। कितनी बार मैंने बता रखा है, तो ये प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम जो है वो कोशिका की सबसे छोटी अंगांक है, जो ऑर्गेनल्स है ये होता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्रीज को कहा जाता है। यहाँ पे mRNA के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही अमीनो एसिड जो है जुड़कर प्रोटीन का एक चेन जो है वो बनाता है। तो किसके इंस्ट्रक्शन से, तो mRNA mRNA के इंस्ट्रक्शन से ये चीजें जो है वो होती है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये होता है। तो राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म से स्वतंत्र होता है या फिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपका हुआ रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एटीपी प्रोडक्शन करता है। कोशिका भित्ति की बात करें तो सुरक्षा और ढांचा देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ रहता, तो ये सही होता, लेकिन ऐसे बिना रफ वाले में नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है तो बोन है, कार्टिलेज है, और अस्थि भी है, लेकिन हार्मोन्स ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं उनको जोड़ के रखता है, सहारा देता है, बांध के रखता है। हार्मोन्स तो कोई उत्तक है ही नहीं, आसानी से आप हटा सकते हो। ये तो एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा निकलने वाली जो केमिकल मैसेंजर्स होती हैं वो होती हैं, ठीक है। हार्मोन जो है वो रक्त के माध्यम से जो टारगेटेड इसका ऑर्गन होता है उस तक पहुंचता है, और शरीर का जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उनको वो कंट्रोल जो है वो करता है। कार्टिलेज की बात करें तो यह लचीला कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे नाक का नोक पे कार्टिलेज होता है, कान का पिन्ना, ईयर पिन्ना है वहां पे होता है। ब्लड्स की बात करें तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, एकमात्र फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो होता है। उसके बाद बोन की बात करें तो ये शरीर का सबसे कठोर जो है वो कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जो शरीर को ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मिलान आपको करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा है, तो फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू मैंने ब्लड को कहा, तो पहला का 3 है, तो ये गलत, ये गलत, ठीक है। अब दो हमारे पास ऑप्शन बच गए हैं।
उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू की बात होती है, उपकला उत्तक की बात होती है एपिथेलियल की। तो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है वो स्किन में पाया जाता है। तो ये जो है वो स्किन आपका आंसर इसके बाद होगा। तो उसके बाद दो आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। नहीं, ये गलत नहीं, दोनों अभी चलेगा, दो आ गया है, ठीक है। तो एपिथेलियल हो गया। उसके बाद सरफेस ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स जो होती है, जॉइंट की सतह जो होती है, जॉइंट कहाँ होती है, सरफेस ऑफ जॉइंट्स जो है वो कहाँ होती है, तो सरफेस ऑफ जॉइंट जो होती है वो कार्टिलेज से होती है। तो कार्टिलेज हो गया, तो चार उसके बाद आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। तो द्रव्य संयोजी उत्तक कौन सा हो गया, ब्लड हो गया। एपिथेलियल टिश्यू कौन सा हो गया, स्किन हो गया। जोड़े में कौन सा हो गया, तो कार्टिलेज हो गया। और जो नर्वस सिस्टम हो गया वो स्पाइनल कोड हो गया। आसान सा सवाल है, ऐसा नहीं है कि टफ है। तो ब्लड शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी त्वचा जो है वो बाहरी हिस्सा से जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल है उसका बना होता है। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। स्ट्रेटिफाइड, जब कुछ कुछ ऊतक के बारे में पढ़ेंगे ना तो समझना होता है। स्ट्रेटिफाइड स्तरित सलिक उपकला। तो हम इंग्लिश में याद रखो, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस, स्ट्रेटिफाइड यूक्यूमस स्क्यूमस एपिथेलियल, एपिथेलियम। तो ये याद आपको रखना है। सरफेस ऑफ जॉइंट जो कार्टिलेज का बना होता है, तो हड्डी के जो जोड़ होते हैं उनके सिरों पर कार्टिलेज होता है, उपास्थि बोलते हैं। और ये जो फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन को वो कम करता है। नर्वस जो है वो स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड जो होता है वो मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं। ये जो है वो मस्तिष्क के जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके केंद्र केंद्र के रूप में काम करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा नहीं, बड़ा होता है, कौन सा, तो पैरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। पादप ऊतक में कोशिकाओं के बीच खाली जगह को इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। और यह जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा पैरेनकाइमा में होता है। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा होता है, कॉलेनकाइमा होता है, स्केलेनकाइमा होता है। पीसीएस से याद किया जाता है इसको, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। ये टिश्यू है प्लांट्स में। तो पैरेनकाइमा जो है वो सबसे सरल अस्थाई उत्तक है, परमानेंट टिश्यू होता है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट पैरेनकाइमा है। इसकी कोशिकाएं जो होती है वो पतली दीवारों वाली, ढीली, जो लूजली पैक्ड होती है, जिससे इनके बीच जो है वो खाली स्थान बच जाता है। इसका काम की बात करें तो स्टोरेज करता है ये भोज फूड को, और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो फूड को स्टोर करा और उसके बाद फोटोसिंथेसिस है उसमें भी इसने हेल्प किया। तो ये आपका आंसर हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि पौधे में वृद्धि है उसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए प्लांट में। तो वो जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो कैम्बियम करवाता है, वो जो है वो कैम्बियम करवाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। जो पौधे की जो लंबाई है वो बढ़ता है प्राथमिक ग्रोथ, जबकि उसकी मोटाई जो है, कोई लंबा बढ़ रहा है तो वो प्राथमिक ग्रोथ के कारण बढ़ रहा है। लेकिन किसी पौधे की जो मोटाई बढ़ रही है, वो जो बढ़ती है मोटाई, वो द्वितीयक ग्रोथ कहलाता है। प्राइमरी ग्रोथ एंड लेटरल ग्रोथ, ये दो ग्रोथ होती है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब प्लांट्स जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रही है, और लेटरल ग्रोथ मतलब प्लांट्स की जो मोटाई है ना वो इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो प्लांट्स की जो मोटाई इंक्रीज करती है वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। और जो लेटरल मेरिस्टिज्म होता है, प्रासर्व जो विभाजयोतक होता है, यह जो है वो नई जाइलम और नई फ्लोएम कोशिकाएं हैं उनका फॉर्मेशन करता है, जिससे जो तने होते हैं और जो जड़ होते हैं उनकी मोटाई में वृद्धि होती है। और ये जो चीजें होती हैं वो डाइकॉट जो पौधे होते हैं उनमें ज्यादा देखने को, ज्यादा क्या, उन्हीं में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इमरजेंसी हार्मोन क्या है। इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, तो ये एड्रेनलिन है, उसको इमरजेंसी हार्मोन जो है वो कहा जाता है। इसको जो है वो फाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है, फियर फाइट एंड फ्लाइट, F3, फियर फाइट एंड फ्लाइट, इसको हार्मोन कहा जाता है। ये जो एड्रेनल हार्मोन होता है ये संकट, डर, क्रोध इस समय ज्यादा निकलता है, और हृदय की गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शरीर जो है वो आपातकालीन स्थिति का सामना जब करता है तब ऐसा कुछ होता है। इंसुलिन की बात करें तो ये पैंक्रियाज का जो बीटा सेल होता है वहां से वो निकलती है, और शुगर को ये कंट्रोल करती है। और एस्ट्रोजन जो होता है वो महिला का जो रिप्रोडक्शन हार्मोन है,
एस्ट्रोजन रिप्रोडक्टिव हार्मोन है महिलाओं का। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है, जो कि शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट सवाल है कि डीएनए जो है इसमें पाया जाता है, तो डीएनए जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, राइबोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये कोशिका का मास्टर ब्लूप्रिंट है। और कोशिका का अधिकांश जो डीएनए होता है वो केंद्रक के भीतर ही क्रोमोसोम के रूप में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस सब जगह भी डीएनए मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या है? तो फंक्शनल यूनिट जो है वो जीन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से ध्यान रखिएगा। डीएनए एक लंबी जो सीरीज वाली स्ट्रक्चर होती है, लंबी श्रृंखला होती है, लेकिन उसका हर हिस्सा जो है वो काम नहीं करता है। ठीक है। डीएनए का वही सेगमेंट जो है जो किसी विशेष लक्षण को, जैसे आंख का रंग, आपका ऊंचाई, इन सब के लिए प्रोटीन बनाने का कोड रखता है, और उसे हम जिन कहते हैं, एक फंक्शनल यूनिट है। और ये जो जिन जो वर्ड है, इस शब्द को किसने सबसे पहले दिया था? तो इसको दिया था जोहानसन ने इस वर्ड को दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। 50 नंबर सवाल और इस सेट का लास्ट सवाल की हम बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि प्रोटीन किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो बना होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर होगा। प्रोटीन एक पॉलीमर है, जो कि इसका यूनिट है वो अमीनो एसिड होता है, और 20 प्रकार के प्रोटीन जो है वो हमारे यहाँ होते हैं। और ये जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के ही बने होते हैं। तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा कैसे? तो वो किसी न किसी बॉन्ड से जुड़ेगा, और वो जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं, वो जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड है। उसी तरह से जो सेकेराइड्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल यूनिट है। तो एक सेकेराइड से दूसरा सेकेराइड जो जुड़ता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ स्टैटिक फैक्ट की मैं बात कर दूं तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर ओ माइनस को कहते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को दिया था। अमीनो एसिड जो है वो मानव शरीर के 9 इसेंशियल होते हैं अमीनो एसिड, जो कि भोजन से आपको लेना ही पड़ेगा। इस 9 के बारे में भी हम डिटेल से चर्चा आगे भी करेंगे। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। एड्रेनलिन जो है वो 3F फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैम्बियम जो है वो थिकनेस देता है, सेकेंडरी ग्रोथ देता है। जिन की बात करें तो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है। अमीनो एसिड की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। और मियोसिस की बात करें तो क्रोमोसोम पेयरिंग है। ठीक है। जो सिनेप्सिस कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये रहा हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने काफी डिटेल से जो 1 से लेकर जो 50 क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।